हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वरुण एडवांस बैच में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स क्लासेस में। भाई होपफुली आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब लोग लगे हुए हैं बेटा, फुल जोरों शोरों के साथ, मुझे पता है। और जो भी बच्चे थोड़ा भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, घबराओ मत यार, तुम लोगों के पास अभी बहुत समय है। मैं बता रहा हूं आपको, ये नहीं सोचना है कि टफ क्वेश्चन देख के कि मेरे से तो होते ही नहीं, मैं तो बेकार हूं, मैं तो गधा हूं। अगर आपके माइंड में बेटा ऐसी फीलिंग आती है तो आप घबराइए मत, आप अकेले नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं। एंड एक और मजे की बात बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लास्ट तक यही फीलिंग आती रहती है, फिर भी उनका एडवांस कईयों का क्लियर हो जाता है। लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो ये समझ लो जिनका कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि एडवांस क्लियर होगा, या बहुत ज्यादा उनका बुरा हाल था, थके हुए थे या फिर नहीं, बिल्कुल डिमोटिवेटेड थे, बट एडवांस तक लगे रहे, बस लगे रहे, किसी तरह एफर्ट करते रहे बेटा, और लास्ट तक जाते जाते रैंक आ गई, ठीक ठाक रैंक आ गई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ग्रेट रैंक आ गई, बट हाँ अच्छी रैंक आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो शुरू के आप ये समझ लो 200-300 बच्चे हैं, उनके अलावा सभी बच्चों का हाल सेम होता है। सही में सबका हाल ऐसा ही होता है। सबको लगता है पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, सिलेक्शन क्या होगा। सबको ही एक तरह की एंजाइटी रहती है, एक तरह का क्वेश्चन मार्क रहता है। मेंस की तरह नहीं होता कि हाँ यार अच्छा तो ही जाएगा, या फिर मेरा कॉन्फिडेंट हूं मैं, बढ़िया तैयारी हो गई है। एडवांस में कई बार आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है ये लास्ट दिन तक पता नहीं लगता। लास्ट दिन तक अगर आप लगे हुए हैं, एफर्ट कर रहे हैं बेटा, तो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है और कुछ नहीं है। यू नेवर नो, लास्ट में अभी बहुत गेम बदलने वाला है, ठीक है। ये बिल्कुल मत सोचना कि सर जिनकी 99.9 आई हुई है वही तो सारे जाएंगे एडवांस में, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। 95 परसेंटाइल वाले भी, 92 परसेंटाइल वाले भी, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें समझाया भी था कि किस तरह से आपको मेहनत करनी है। होपफुली आप सभी लोग उसी जोश के साथ बेटा डटे हुए हैं इस बैच के अंदर, जो फर्स्ट डे जोश था, ठीक है। कम नहीं होना चाहिए। इस बैच को अगर तुमने खत्म भी कर लिया ना, तब भी तुम्हारी जेई एडवांस की तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, विदाउट जजिंग कि भाई मेरे से कितने हो रहे हैं, नहीं हो रहे, मैं गधा हूं, मैं पागल हूं, मेरे से नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। बस बैच को खत्म करो, एक एक लेक्चर जो दिया जा रहा है उसको अपने पूरी ऑनेस्टी के साथ बेटा उसको कंप्लीट करिए, क्वेश्चंस को ट्राई करिए। बहुत एफर्ट लगेगा, खूब पसीना बहेगा तुम्हारा, खूब समय जाएगा, बहुत सर दर्द होगा, बट एंड प्रोडक्ट जो आएगा ना वो बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, जो भी समझ लीजिए कि इस बैच को अगर आप एडवांस्ड के लिए बिल्कुल सीरियस बच्चे हैं, आईआईटी जाना आपका एम है, तो आप इस बैच को बिल्कुल गुरु मंत्र समझ के बिल्कुल फॉलो करिए, ठीक है। पूरा फॉलो करिए। सभी टीचर्स बहुत बेटा बढ़िया करके क्लासेस ले रहे हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। आपके सिलेक्शन, सबका एक ही एम है, कॉमन एम है कि अब बेटा आपका सिलेक्शन चाहते हैं हम लोग, है ना। तो आप सभी लोगों को भी बस यही करना है, एफर्ट करते रहना है। इनफैक्ट मैं आप लोगों के एफर्ट देखता भी हूं, जब आप चैट में डिस्कशन करते हैं, अलग अलग मेथड्स बताते हैं क्वेश्चंस के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि हाँ यार चलो, ऐसा नहीं है कि हम बस कैमरे में बोले जा रहे हैं, उधर भी साइड में बच्चे हैं जो रिसीव कर रहे हैं और बहुत बढ़िया करके रिसीव कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया करके ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफी बच्चों ने अलग अलग मेथड्स बताए, काफी सारे बच्चों ने बढ़िया बोला कि सर लेक्चर में बहुत मजा आया। लेक्चर 1 की बात कर रहा हूं, पीएनसी वाला, मैंने उसी के कमेंट्स देखे थे कि सर बहुत मजा आया, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे बट जबरदस्त क्वेश्चन लगे, कुछ नया सीखने को मिला। तो बस इसी तरह से लगे रहो। काफी बच्चों ने बोला सर आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, कुछ बच्चों ने बोला सर एक आध क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो दोबारा देखो बेटा तुम लोग। कुछ बच्चों ने मेथड्स भी बताए, इनफैक्ट मैं एक दो मेथड्स आप लोगों से डिस्कस भी करूंगा। फर्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन में बहुत बढ़िया बढ़िया मेथड्स आए, मैंने तो करे थे कुछ मेथड, बट आप लोगों ने उसको डिफरेंट तरीके से सोचा और बढ़िया करके, मैंने भी जब वो तुम्हारे कमेंट्स पढ़े, मैंने उस मेथड से ट्राई किया तो मेरा भी आंसर आ रहा था। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि हाँ यार, सिर्फ बच्चे ऐसे नहीं है कि भाई मेरा मेथड समझ लिया हो गया, अपना भी दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ डजंट मैटर, आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, वो एडवांस के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो एक दो कमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। एक बच्चे ने ब्रेन टीजर 2 जो मैंने पीएनसी का कराया था, बच्चे का नाम है शुभदीप बानिक, इन भाई साहब ने बहुत बढ़िया मेथड बताया, ब्रेन टीजर 2। इनफैक्ट मैं लाया भी हूं ताकि आप सभी लोगों को वो वाले फिर से हम डिस्कस कर पाए इनके मेथड से। याद है ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, इसका मैंने एक लाइन का तुम्हें मेथड बता दिया था कि टोटल फंक्शंस अपॉन 2 कर दो, बस खत्म, है ना। मैंने तुम्हें ये मेथड बताया, बट किसी बच्चों ने और केसेस बना के भी इनको सॉल्व किया। फिर से वही बात, तुम्हें ये जज नहीं करना है कौन सा मेथड बेस्ट है, सर बेस्ट वाला बता दो, नहीं। थॉट प्रोसेस है बेटा, किसी मेथड में 2 लाइन ज्यादा, किसी में 2 लाइन कम, डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप क्या सोच पा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो एक बच्चे ने ये सोचा कि सर क्योंकि आपको जो है ऑड चाहिए, है ना, F1 प्लस F20 इनका सम क्या चाहिए, ऑड चाहिए। तो ऑड कब आता है, ऑड नंबर्स हैं 1 से लेके 2029 ऑड नंबर्स। सो ऑड नंबर्स का सम ऑड कब आता है, सोच के देखो। अगर मान लो आपके पास 2019 ऑड नंबर्स लिखे हैं तो उनका सम ऑड कब आएगा, जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑड नंबर आ जाए। नहीं समझे, देखो उसने क्या बोला कि सर या तो इनमें से F1 F2 F3 F 2029 में से अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑड आया, तो एक मान लो एक बार ऑड आया,
वन ऑड, इनमें से कोई भी वन ऑड है, एंड रिमेनिंग इवन एंड अदर्स इवन वैल्यू लेते हैं, तो होगा क्या, जो इवन 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 लेंगे वो तो सारे ऐड होके इवन हो जाएंगे, और उसमें एक ऑड नंबर ऐड होगा, तो ओवरऑल सम क्या होगा, एक ऑड वैल्यू आ जाएगा, है ना। और एक सेकंड केस उसने बोला कि सर 3 इनमें से ऑड वैल्यूज ले लें, 3 की फंक्शनल वैल्यूज ऑड आ जाए एंड अदर्स इवन आ जाए। अदर्स मतलब कितने, 3 अगर ऑड आ रहे हैं, 2019 में से 3 गए, तो अदर 2018 थे इसमें, और इसमें हो जाएंगे 2016, जो वैल्यूज हैं वो इवन वैल्यूज आ जाएं, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे अगला केस हो जाएगा कि 5 ऑड वैल्यूज ले लें, फंक्शनल इमेजेस 5 ऑड हो जाएं, एंड अदर 2014 इवन वैल्यूज ले लें, एंड इस तरह से केस चलता जाएगा। लास्ट केस हो जाएगा कि 2019 सारे के सारे ऑड वैल्यूज ले लें, है ना। इन सब केसेस के आंसर्स अगर जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया मेथड लगा मुझे, वेरी गुड। तो ट्राई करते हैं अब इस मेथड से। एक ऑड, अब ऑड कौन सा लें, F1 को ऑड लें, F2 को ऑड लें, F2003 को, 2019 को ऑड लें, कौन सा लें, तो कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। 2019 C1 तरीके से आपने एक वो नंबर सेलेक्ट किया जिसे ऑड वैल्यू देने वाले हैं, जिसकी इमेज को ऑड वैल्यू देने वाले हैं, और इमेज ऑड दो तरह से हो सकती है, 2019 और 2021। सो 2 तरीके से आपने वो इमेज दे दी उसे ऑड, और बचे हुए जो 2018 नंबर्स हैं उन्हें इवन वैल्यू देनी है, यानी इन दोनों में से देनी है। सो 2 की पावर 2018 आ जाएगा, है ना। हर एक की वैल्यू 2 वेज 2 इंटू 2 इंटू 2 2018 हो जाएगा बेटा। ये कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया, 1 ऑड एंड रिमेनिंग 2018 इवन। या फिर अब सेकंड केस क्या हो सकता है, प्लस 3 ऑड हो जाए, तो बस अब तुम समझ गए, 2019 C3 कर देंगे, 2019 C3 कर देंगे, और 2 की पावर में 3 कर देंगे। जो ऑड आएंगे वो हर एक 2 वेज से सेलेक्ट हो सकते हैं, और जो इवन आएंगे वो हर एक 2 की पावर 2016 इस तरह से सेलेक्ट हो सकते हैं, एंड सो ऑन। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 2019 C 2019 2 की पावर 2019 हो जाएगा, और उधर 2 की पावर 0 हो जाएगा। हो गया ना, बाइनोमियल सीरीज बन गई। हर एक में पावर अगर आप देखें, ये 1 और 2018 मिला के भी 2019, ये भी पावर मिला के 2019, तो 2 की पावर 2019 तो कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर 2019 कॉमन, 2019 C1 प्लस 2019 C3 प्लस 2019 C5 एंड सो ऑन। लास्ट वाला 2019 C 2019। ये वाली सीरीज आपको बाइनोमियल थ्योरम में आप लोगों ने पढ़ी है, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ऑड वाले हैं ना, 1 3 5 7 9, ऑड वालों का सम होता है 2 की पावर n-1। इवन वालों का भी यही होता है, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का भी 2 की पावर n-1। तो 2 की पावर 2019 बाहर, 2 की पावर n-1 लगा देंगे, n की जगह 2019, यानी कि 2 की पावर 2018 हो गया बेटा। इन दोनों को पावर्स को जोड़ लो, सो 2 की पावर 2037 हो गया, 2 की पावर 2037 हो गया बेटा। तो ये भी बढ़िया मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड लगा, शाबाश बेटा, है ना। थोड़ा सा 2-4 लाइनें ज्यादा लग गई, बट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही ब्रेन टीजर 2 का हमारा आंसर आया था। तो आपको जज नहीं करना है सर ये मेथड नहीं है, वो वाला 1 लाइन का था, दो। मैं बता रहा हूं वो मेथड बेस्ट होता है एडवांस में, जो तुम्हारे दिमाग में आए, जो तुम सोच पाओ, ठीक है। वो वाला सोचना थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी, जो मैंने बताई थी तुम्हें। दोनों मेथड्स जो बताए थे थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले बताए थे। ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग वाला, ये मैं बताना भूल गया। हालांकि ऐसे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करता हूं सॉल्व, बट सही बताऊं इस क्वेश्चन में मेरा थॉट प्रोसेस इसकी तरफ गया नहीं, जाना चाहिए था, आपने याद दिला दिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा। चलो एक और ब्रेन टीजर 12 की भी बात करी थी मैंने, इसको रिकर्जन से किया था, है ना, रिकर्सिव सीरीज बनाई थी मैंने, और काफी सारे बच्चों को मैंने कमेंट्स में देखा, उन्होंने बोला सर हमने डिफरेंट मेथड से किया। डिफरेंट मेथड क्या लगाया, इसमें भी उन्होंने बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल किया। चलिए तो देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। मैंने कमेंट भी इनफैक्ट देखा था, हाँ पूजा घोष ने, बहुत सारे बच्चों ने लिखा था, मैंने कोई भी एक कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। ब्रेन टीजर 12 सर बिना रिकर्जन के भी हो गया, सम ऑफ NCR इंटू 3 की पावर n-r वेयर r इज इवन, बाइनोमियल थ्योरम से मल्टीप्लाई कर देते करके, लेकिन आपके मेथड से कुछ नया सीखने को मिला सर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, पूजा जी ने बोला, और भी बहुत सारे बच्चों ने बोला कि रिकर्जन के बिना सर आप क्या कर सकते हो, NCR 3 की पावर n-r और इसमें सिग्मा लगा दो, r को इवन डाल दो, r को इवन मतलब r 0 2 4 6 8 ऐसे करते करते सारे इवन वैल्यू जो भी होगा, n अगर इवन होगा तो n तक चले जाएगा, नहीं तो n-1 तक चले जाएगा, वो तो सारी इवन टर्म्स लिख लेंगे हम। ऐसा बोल रहे हैं, अब सोच के देखो ऐसा क्यों कह रही हैं, ऐसा क्यों कह रही हैं। चलिए तो देखते हैं
कैस क्या मतलब है इनका, है ना। तो एक बार पॉज करके ट्राई करो क्या मतलब, कैसे सोचा इन्होंने ये वाली चीज। अगर आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चन इस मेथड से नहीं किया है तो अब आप भी पॉज करके सोचिए कि ये कहां से आया इनके दिमाग में ये मेथड, और अब मैं कैसे इसको फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए इन्होंने क्या बोला कि सर हमें क्या चाहिए था, ए अकर्स एग्जैक्टली इवन नंबर ऑफ टाइम्स, है ना। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिकर्जन से। इसमें इन्होंने क्या बोला कि सर इवन नंबर ऑफ टाइम आना है, यानी कि केसेस ले लो, 0 बार आया, 2 बार आया, 4 बार आया, है ना। केसेस बना के बहुत बढ़िया मेथड है कि भाई पहला केस कि ए अकर्स 0 टाइम्स, 0 टाइम्स, क्योंकि 0 भी इवन नंबर है, एक बार भी नहीं, 0 टाइम मतलब एक बार भी नहीं, यानी आपको NC0 मतलब उसको प्लेस कहीं करना ही नहीं है, और जितने भी प्लेसेस आ रहे हैं बस वहां BCD आएंगे अब, यानी हर एक डिजिट कैन बी सेलेक्टेड इन 3 वेज, B, C या D। सो ईच डिजिट कैन बी 3 3 3 और n डिजिट नंबर बनाना है, सो 3 की पावर n हो गया ये वाला केस, करेक्ट। और इसी तरह से अगर मैं सेकेंड केस ले लूं, ए अकर्स 2 टाइम्स, तो अब आप क्या चाहते हो कि आपके n डिजिट नंबर में ए 2 बार दिखाई दे, 2 बार दिखाई दे, मतलब NC2 कहीं भी 2 प्लेसेस पे सेलेक्ट करके आपने ए को डाल दिया। अब बची जो n-2 प्लेसेस वो तो 3 तरह से ही सेलेक्ट हो सकती हैं भाई, उसमें B, C या D आएगा, ए तो और आ नहीं सकता, ए तो 2 जगह आना था, डाल चुके आप, केस बनाया 2 बार, है ना। सो इंटू 3 की पावर n-2 आ जाएगा। अगला तुम समझ गए, जब ए अकर्स 4 टाइम्स होगा, सो NC4 3 की पावर n-4 एंड सो ऑन, ये कहानी चलती जाएगी बेटा, ये कहानी चलती जाएगी। तो हमारा जो सीरीज बन गई, आंसर क्या बन जाना चाहिए, NC0 3 की पावर n, NC1 3 की पावर, सॉरी NC2 3 की पावर n-2, NC4 3 की पावर n-4 एंड सो ऑन, डिपेंडिंग ऑन द लास्ट टर्म, इवन ऑड के हिसाब से हो जाएगी, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी। अब ये सीरीज तुम्हें सॉल्व करनी है, बाइनोमियल थ्योरम से सीरीज तुमने बहुत सॉल्व करी है ना, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, 2 के गैप वाले हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, x+1 की पावर n और कंसीडर करते हैं NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n-1, NC2 x की पावर n-2 एंड सो ऑन, और एक x-1 की पावर n भी कंसीडर करते हैं, है ना, ताकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस आए। और इन दोनों को बेटा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ताकि ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हमारे कट जाएं। याद आ रहा है ना, ये भाई तुमने क्लास में किया होगा, NC3 वाला कट गया। सो x+1 की पावर n प्लस x-1 की पावर n 2 बार आ जाएंगी ये टर्म, तो अपॉन 2 कर दिया, NC0 x की पावर n प्लस NC2 x की पावर n-2 प्लस NC4 x की पावर n-4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सीरीज बन गई है। अब हमें तो x की जगह 3 चाहिए था, देखो यहां 3 चाहिए था, सो पुट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अगर डाल देंगे तो 3 + 1 4 की पावर n, ये हो गया 2 की पावर n अपॉन 2, और इधर बन गया NC0 3 की पावर n, NC2 3 की पावर n-2 एंड सो ऑन, ये हमारी सीरीज बन गई। तो इसमें से 2 की पावर n कॉमन ले लो, है ना, ये हमारा आंसर हो गया, और यही हमने आंसर निकाला था बेटा, पहले मेथड से, रिकर्जन से भी मैंने यही आंसर निकाला था। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, जिन लोगों ने ये मेथड भी दिमाग लगाया, शाबाश, बहुत बढ़िया मेथड है। सोचना ज्यादा आसान यही है, ठीक है। मैंने आपको रिकर्सिव चीज सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने रिकर्जन से सोचा। इनफैक्ट रिकर्जन काफी बच्चों ने बोला सर हमने कुछ नई चीज सीखी है, रिकर्सिव जो टाइप के क्वेश्चंस हैं, कई लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें पहले नहीं किए हुए थे, तो उन्होंने बोला कई नई चीजें सीखी हैं, तो आज की क्लास में भी मैं थोड़े से रिकर्सिव के क्वेश्चन और ले आया हूं। 2012 में पैसेज आया था एडवांस्ड में रिकर्सिव के ऊपर, ठीक है, काफी सालों से नहीं आया है, आ सकता है, बहुत साल हो गए हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, ये एडवांस का नहीं है, एडवांस वाला तुम्हें होमवर्क में दूंगा, एक पैसेज मैं तुम्हें करवा रहा हूं क्लास के अंदर। चलिए तो सोचते हैं, काफी सिमिलर पैसेज आया था एडवांस में बाय द वे, अभी तुम देखना होमवर्क में। कंसीडर अ बाइनरी स्ट्रिंग विच कंसिस्ट ऑफ ओनली डिजिट 0 and 1। बाइनरी तुमने कंप्यूटर में देखा होगा, 0 और 1 से बनते हैं बाइनरी नंबर्स, ठीक है। लेट an बी द नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स, an क्या है, an इज द नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ n दैट डू नॉट कंटेन सीक्वेंस 11, मतलब 1 और 1 साथ में नहीं दिखना चाहिए, है ना। an में क्या है, 1 और 1 साथ में नहीं दिखना चाहिए। एंड bn है वो, bn बी द नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n सच दैट दे डू नॉट कंटेन 111। अच्छा, 111 नहीं आना चाहिए उसमें, 111 नहीं आना चाहिए उसमें, 11 ही नहीं आना चाहिए इसमें, 111 नहीं आना चाहिए, 11 आ सकता है bn में, 111 नहीं आ सकता। गॉट इट। तो an को बताना है रिकर्सिव नेचर में, an का रिलेशन क्रिएट करना है भाई। चलिए तो पॉज करके ट्राई करिए, पिछली क्लास में खूब क्वेश्चंस कराए थे रिकर्जन के, जिनसे हो रहे थे अच्छी बात है, आप ट्राई करिए, जिनसे नहीं हो रहा आप देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। सो an क्या है, an है भाई, देखो इसमें मेरा दिमाग कैसे चलता है ना, आप पहले नंबर को फिक्स करा करो, या आखिरी, पहला या आखिरी, कभी एक इस चीज से स्टार्ट करना है। जैसे मान लो ये n डिजिट हमने
हमने n डिजिट सीक्वेंस बनाया है, वो बोल रहे हैं आप क्या चाहते हो, an में चाहते हो 11 नहीं दिखना चाहिए, 1 1 एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो अब दो ही केसेस हो सकते हैं, पहला डिजिट या तो 1 होगा, है ना, या फिर पहला डिजिट आपका, पहला डिजिट क्या होगा, 0 होगा। भाई बाइनरी सीक्वेंस है तो जो n डिजिट नंबर है उसमें यही दो केसेस हो सकते हैं, या तो पहला डिजिट 1 या पहला डिजिट 0। अगर अब पहला डिजिट 1 हो गया दोस्त, अगर पहला डिजिट 1 हो गया तो दूसरा डिजिट 0 ही होना पड़ेगा, दूसरा डिजिट 0 ही होना पड़ेगा। फॉर an की बात हो रही है अभी, किसकी बात हो रही है, फॉर an की, कि an में भाई हमें 11 तो दिख नहीं सकता, डबल 1 दिख नहीं सकता, तो अगर पहला डिजिट 1 आ गया है तो दूसरा डिजिट 0 ही होना पड़ेगा भाई, ठीक है। यानी अब बचे हुए में क्या करें सर फिर, तो बचे हुए में रिकर्जन लगाओ भाई। अब बचे हुए में अब आप चाहते हो कि जो मर्जी आए, 1 0 आए, 1 0 आए, बट सिर्फ और सिर्फ 11 नहीं दिखना चाहिए, यानी ये क्या हो जाएगा, an-2 हो जाएगा, क्योंकि n-2 प्लेसेस बचे हैं, 2 प्लेसेस की जगह तो फिक्स हो गई है, बचे n-2 प्लेसेस, वहां पे बस अब आप चाहते हो कि 11 नहीं दिखना चाहिए। शुरू में आप चाहते थे n डिजिट्स में 11 ना दिखे तो वो an था, अब आप चाहते हो n-2 डिजिट्स में 11 ना दिखे तो वो an-2 हो गया। ऐसे सोचना है बेटा, ठीक है। चलो अब तुम इसमें सोचो, 0 यहां आ गया, अब अगला डिजिट तो कुछ भी हो सकता है, 1 या 0 कुछ भी हो सकता है, डबल 0 तो अलाउड है, 1 भी हो सकता है। तो अब ये बचे हुए n-1 प्लेसेस में आपको एक तरह से फिर से चाहते हो कि 11 ना आए, है ना, तो जो an में हो रहा था वही अब an-1 में हो जाएगा, करेक्ट। तो हमारे दोनों केसेस के आंसर जुड़ जाएंगे। सो an जो है उसमें ये या फिर यही हो सकता है। सो an की वैल्यू दिस प्लस दिस हो जाएगी। इसके नंबर ऑफ वेज थे an-2 जब फर्स्ट डिजिट 1 था, और जब फर्स्ट डिजिट 0 था तो an-1 था। सो an इज इक्वल टू an-2 प्लस an-1। ये आ गया हमारा रिकर्सिव रिलेशन, इसमें आ गया बेटा ये रिकर्सिव रिलेशन। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा बना, an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2। डी ऑप्शन हमारा जो है बन गया है, डी ऑप्शन बेटा बन गया है, करेक्ट। इजी था। चलो इसी पैसेज का दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरा देखते हैं। इसमें bn पूछ रहे हैं, अब bn पूछ रहे हैं। देखो bn में क्या था, 111 था। अब अगर तुम पिछला वाला नहीं कर पाए, अब पॉज करके बेटा करने की कोशिश जरूर करिए। bn में क्या है, bn में आपको 111 चाहिए, नहीं चाहिए मतलब, तो अगर 111 नहीं चाहिए तो क्या हो सकता है यार, देखो होने को तो ये हो सकता है कि, वही सोच रहा हूं मैं क्या हो सकता है, bn वही करते हैं। चलो पहले हम 1 को फिक्स कर देते हैं, 1 को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद भी तुम्हें 2 डिजिट्स तक देखना पड़ेगा, क्योंकि 111 तुम्हें नहीं लाना है, तो तुम्हें क्या देखना पड़ेगा, पहला केस 111 आ रहा है, दूसरा केस 10 आ रहा है, खेल समझ गए, और तीसरा केस 0 आ रहा है। पहली डिजिट अगर 0 आ रही है तो दूसरा तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम समझ ही गए। अगर फर्स्ट डिजिट 0 फिक्स हो गई तो बची हुई डिजिट्स में आपका क्या हो जाएगा, bn-1 हो जाएगा, क्योंकि bn was की आपका 111 नहीं दिखना चाहिए n डिजिट्स में, तो bn-1 हो गया, n-1 डिजिट्स में आपको 111 नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, देखो 111 आ गया। अब अगर 111 आ गया तो यहां 1 तो आ नहीं सकता, 0 ही फिक्स हो गया। थर्ड प्लेस भी बेटा 0 फिक्स हो गई है, थर्ड प्लेस भी 0 फिक्स हो गई है। सो बची हुई अब n-3 जगह पे bn-3 हो गया, राइट। n-3 प्लेसेस पर अपना bn-3 हो गया, और इसमें तो 1 0 है, आगे तो कुछ भी आ सकता है, 0 भी 1 भी। सो n-2 प्लेसेस पे तो यहां bn-2 हो गया, क्योंकि 2 प्लेसेस हो चुकी, n-2 बच गई। सो bn इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो bn इक्वल टू bn-1 प्लस bn-2 प्लस bn-3, करेक्ट। बी ऑप्शन आ गया है, बी ऑप्शन हमारा बन गया है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान था, भाई आसान लग रहा है तुम्हें, ठीक है। एडवांस में इसी लेवल का आया था, बहुत सिमिलर क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको आज होमवर्क में दूंगा, बट इसी लेवल का आता है जेई में जनरली। मैंने आपको काफी टफ लेवल के करा दिए रिकर्सिव, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा इसमें पैसेज में एक और बचा है अभी, अब ये तो निकालो भाई, b6 इज इक्वल टू, b6 निकालना है, तो b6 अभी हमें पता है भाई, इस रिकर्सिव रिलेशन की वजह से b6 जो होगा, b6 जो होगा b5 प्लस b4 प्लस b3 होगा। अच्छा b5 क्या होगा, b4 प्लस b3 प्लस b2। आइडिया इसकी तुम्हें छोटे से छोटे पे पहुंचना है, b4 होगा b3 प्लस b2 प्लस b1। अच्छा अब तुम्हें जरा देख लेना है b1 b2 b3 है क्या, है ना। b1 b2 b3 क्या है, b1 का मतलब हो गया कि एक डिजिट नंबर बना रहा हूं, एक डिजिट नंबर बना रहा हूं और उसमें 111 ना आए। यार एक डिजिट में 111 कैसे आ जाएगा,
है ना, तो B1 की वैल्यू 2 होगी, या तो यहां 0 आएगा या 1 आएगा। सो दो अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं कि 1 डिजिट नंबर बनाए और उसमें 111 ना देखे। तो 1 डिजिट नंबर में तो 111 कभी दिखेगा नहीं, तो 1 डिजिट नंबर बाइनरी में या तो 0 बनेगा या 1 बनेगा। सो B1 की वैल्यू 2 हो गई। ऐसे ही B2 का मतलब क्या हो गया, 2 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 111 ना दिखे। 111 तो दिख ही नहीं सकता, 3 तो चाहिए। तो ये भी 2 वेज में, ये भी 2 वेज में फिल हो सकती है। सो 4 तरीके से आपका B2 बन जाएगा। कौन कौन सा, 11, 10, 01 और 00। ये 4 बाइनरी कॉम्बिनेशन 2 डिजिट के बन सकते हैं। 111 तो दिखेगा ही नहीं। अब B3 की बात इंपॉर्टेंट है। B3 का मतलब अब 3 डिजिट नंबर बनाना है, 111 ना दिखे तो टोटल में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि 111 तो एक ही बार दिखेगा, 111 तो एक ही जगह दिखना है। सो B3 का मतलब हो गया, टोटल हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब माइनस 1 यानी 7 हो गया बेटा, 7 हो गया है ना। बस B1 B2 B3 निकल गए, तो अब यहां से B4 आ गया। B4 क्या हो गया, 7 4 11 और 2 13 हो गया, करेक्ट। B4 क्या हो गया, 13 प्लस B3 क्या था, 7 प्लस B2 था 4, तो ये हो गया 24। और ये क्या हो गया, ये हो गया B5 जो है 24, और B4 अभी हमने निकाला था 13 और B3 निकाला था 7, तो 20 और 24 होता है 44। सो B6 की वैल्यू 44 हमारी आ गई है भाई। डी ऑप्शन, लेट्स चेक, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये एक बार रिकर्सिव के क्वेश्चंस समझ गए आप, तो आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस। चलिए, उम्मीद है ये वाला पैसेज आप लोग समझ पाए या कर पाए। अब इसी का एक हिंट दे रहा हूं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा और मुश्किल, रिकर्सिव नेचर पर ही मैंने फिर से अगेन इसका रिकर्सिव से सोचा। आप कमेंट्स में बताइएगा, अगर आप कोई और मेथड भी इसका सोच पाए तो आप जरूर बताइएगा। पॉज करके भाई ट्राई करने का बिल्कुल सही समय है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देयर आर 4 बास्केटबॉल प्लेयर्स, 4 लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, इनिशियली बॉल इज विद ए, बॉल जो है ए के पास है। ठीक है, बॉल इज ऑलवेज पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अ डिफरेंट पर्सन, एक इंसान दूसरे को पास कर रहा है बॉल। ए जैसे किसी को बी या सी या डी किसी को करेगा, फिर डी किसी को करेगा, फिर ए सी किसी को करेगा, जो भी है इस तरह से चलता जाएगा। लेट एन बी द नंबर ऑफ वेज द बॉल कम्स बैक टू ए आफ्टर 7 पासेस, मतलब 7वें पास के बाद बॉल उसके पास मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे पहला पास हो गया ए से सी, दूसरा हो गया सी टू बी, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और छठा सी पे आया, और 7वां ए। 7वें पास, अब तुम बोलोगे तो सर ये तो 7 के बाद थोड़ी हुआ है, 7वें में हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज समझ गए तुम, 7th पास कह लो, है ना। आफ्टर 7वां पास भी तो वही हो गया ना, 7वां पास होने के बाद ए के पास ही तो है। बात दोनों लैंग्वेज सही है वो, चाहे आप ये बोल लीजिए कि 7वें पास में बी के ए के पास पहुंचे या आफ्टर 7th पास, क्योंकि 7वां पास जैसे ही खत्म हो गया वैसे ए के पास बॉल होनी चाहिए, बात वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए। 7वें पास के अंत होते ही बॉल जो है ए के पास वापस होनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, देन एन इज इक्वल टू, कितनी तरह से ऐसा हो सकता है, तो अगेन आप मान लीजिए कि एन पासेस के बाद बॉल ए पर गई है। ठीक है, तो लेट्स से ए एन डिनोट्स दैट बॉल इज विद ए आफ्टर nth पास, या n पासेस के बाद आपके बॉल जो है ए के पास है, ए एन इसको डिनोट कर रहा है। अच्छा, अब और क्या हो सकता है सर, और ये हो सकता है कि nth पास के बाद बॉल या तो बी पे हो या सी पे या डी पे, वो तीनों तो हमारे लिए बराबर ही है एक तरह से, है ना। बी पे हो, सी पे हो या डी पे, तो मैं इन तीनों को क्लब करके एक ही केस मान लेता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली तीनों सिमेट्रिक केसेस हैं भाई, बी के पास जाए या सी के या डी के, क्या फर्क पड़ता है ना। तो हम बी एन एक नया सी मान लेते हैं, denotes that ball is with either of B, C, D after nth pass। nth पास के बाद बॉल B, C या D किसी और के पास, मतलब A के पास नहीं है, सिंपल भाषा में A के पास है तो वो आपका AN हो गया, और अगर A के पास नहीं है तो भाई ये क्या हो गया हमारा, कौन भूत आ गया भाई। हाँ, चलिए कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हमारा बेसिकली एक तरह से ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। एन मतलब ए के पास पहुंची nth पास के बाद, bn मतलब ए के पास नहीं पहुंची, किसी और पे पहुंच गई। ठीक है, तो an एंड bn हमारे पास ये बन गया। अच्छा, अब ऑब्वियसली एक बात तो क्लियर है, an प्लस bn का सम क्या हो गया, क्योंकि एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब इनका टोटल सम आपका पूरा सैंपल स्पेस होना चाहिए, या तो बॉल nth पास के बाद ए पे होगी या बी सी डी पे होगी भाई। तो क्या होगा, टोटल वेज कितने होंगे भाई, हर एक पास कितनी तरह से किया जा सकता है। अब यहां कुछ लोग कह देते हैं 4 तरीके से,
हर एक पास चार तरीके से नहीं भाई। अगर बॉल ए के पास है तो अपने को वापस थोड़ी ना दे देगा, वो ए को देगा, या तो बी को देगा, या सी को, या डी को। हर एक बंदा तीन तरह से ही बॉल पास कर सकता है। सो हर एक बॉल तीन तरह से पास होगी। फर्स्ट बॉल ए पे है तो वो बी, सी या डी पे देगा। मान लो डी को दे दी, अब डी के पास तीन ऑप्शन है, ए, बी या सी, है ना। इस तरह से हर पास कैन बी डन इन थ्री वेज। सो टोटल नंबर ऑफ पासेस इन एन टाइम्स विल बी 3 to the power n। सो ए एन प्लस बी एन 3 to the power n हो गया बेटा। ए एन प्लस बी एन क्या हो गया? 3 to the power n हो गया। करेक्ट, ठीक है। ए एन प्लस बी एन हो गया भाई 3 की पावर n। अब देखो दूसरी चीज क्या है, अब हमें क्योंकि लास्ट वाला देखो फिक्स्ड है ना, ए एन में अगर अब मुझे एक रिलेशन और चाहिए, तभी तो मैं आप अपने पास क्योंकि दो अननोन आ गए ना, ए एन बी एन, एक रिलेशन और चाहिए तो मैं एक रिकर्सिव रिलेशन बना पाऊंगा। तो मैं बोल रहा हूं देखो, अब लास्ट वाला पास तो हमारा फिक्स्ड है, लास्ट वाला जो बॉल है वो ए पे गई होगी लास्ट पास के बाद, है ना। अब उससे पिछला मतलब किस पर गई होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा बीसीडी सब एक जैसे हैं, है ना। तो अब बचे हुए जो प्लेसेस हैं, लास्ट पास क्यों मैंने पहले देखा, क्योंकि एंड वाला इस बार ए पे है। पिछली बार मैंने जब बाइनरी वाला था फर्स्ट नंबर फिक्स किया था, सेकंड नंबर फिक्स किया था, बट अब लास्ट पास फिक्स्ड है कि भाई लास्ट वाला पास तो ए पे जाना चाहिए, ए एन में। तो बचे n-1 प्लेसेस में क्या हो रहा होगा सोचो, बचे n-1 प्लेसेस में बस ए पर नहीं जाना चाहिए, बाकी जिस पे मर्जी जाता रहे, क्योंकि ए पर जाना अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीच में भी तुमने ए को दे दिया, एंड वाला पास ही ए पे पहुंचे। अगर बीच में भी ए को दे दिया फिर तो बड़ा आसान हो जाता क्वेश्चन, भाई हर एक पास तीन तरीके से कर दो और लास्ट वाला एक तरीके से, वो तो फिर बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाता। बट ये चाहते हैं कि nth पास पर ही बॉल जाए ए के पास, बीच में ना जाए कभी। तो अगर अब बचे हुए पासेस में कितने प्लेसेस हुए, n-1 पासेस हुए, उसमें आप चाहते हो कि बॉल ए पे ना जाए, किस पे जाए, बीसीडी पे जाए। तो मतलब वो तो आपने bn माना था, वो bn माना था n पासेस में, बट यहां पासेस कितने बचे होंगे, n-1, क्योंकि लास्ट पास तो फिक्स्ड है। तो बचे n-1 पासेस में bn-1 हो जाएगा, यानी जो आपने an की वैल्यू मानी है उसमें लास्ट पास तो फिक्स्ड है, और बचे हुए पासेस में ए पे ना जाए, यानी बचे हुए पासेस में bn-1 हो जाए। तो क्या मैं बोल सकता हूं, an हो जाएगा bn-1। आया ना मजा भाई, an हो जाएगा bn-1। दोबारा से समझ लो, देखो an है कि ए पे पहुंची बॉल, bn है ए के अलावा किसी पर मर्जी पहुंची, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं an प्लस bn, तो पहले तो 3 की पावर n हो ही गया, ये तो सबको समझ आ गया। दूसरा रिलेशन कई बार समझ नहीं आता। देखो अब मैं कह रहा हूं an की जरा बात कर लेते हैं। an मतलब लास्ट पास ए पे पहुंचा है, तो लास्ट तो ए पे पहुंच गया। इससे पहले जो पासेस हुए n-1 पासेस हुए, उनमें ए पे नहीं पहुंचना चाहिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, n-1 पासेस ए पे नहीं पहुंचने चाहिए, मतलब वो bn-1 हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमने bn माना था। bn माना था कि n पासेस में ए पे नहीं जानी चाहिए, करेक्ट। तो bn-1 क्या हो जाएगा, n-1 पासेस में ए पे नहीं गई, तो सिंपल an की वैल्यू bn-1 के बराबर हो जाएगी। बस अब तो रिकर्सिव रिलेशन मिल जाएगा। इस रिलेशन में n को n-1 से रिप्लेस कर दो बेटा। सो an-1 प्लस bn-1 3 की पावर n-1 हो गया, और bn-1 की वैल्यू an डाल दो। तो an-1 प्लस an 3 की पावर n-1 हो गया। an में रिकर्सिव रिलेशन निकल गया है। an में क्यों चाहिए था रिकर्सिव रिलेशन, क्योंकि बेटा हमें an में रिकर्सिव रिलेशन इसलिए चाहिए बिकॉज हमें a7 निकालना है सातवें पास के बाद। तो अब हमें क्या निकालना है, a7 हमें निकालना है। ऑल्सो an प्लस an-1 है 3 की पावर n-1, यही तो है, an प्लस an-1 है 3 की पावर n-1। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या करना है हमें। तो हमें अब पहले a1 a2 निकालते हैं, है ना। a1 क्या हो गया, मतलब एक पास में बॉल वापस ए पे चले जाए, एक ही पास हो रहा है, तो कैसे चली जाएगी, स्टार्टिंग में ए पे थी बॉल, है ना। स्टार्टिंग में बॉल किस पे थी बेटा, बॉल वॉज विद ए, तो एक पास हुआ तो वापस ए पे तो आ ही नहीं सकती, a1 की वैल्यू 0 होगी। a2 दो पासेस में बॉल ए पे चले जाए, तो भाई ऐसा हुआ होगा, या तो ए से बी फिरे, या ए से सी फिरे, या ए से डी फिर ए। तो तीन ही पॉसिबिलिटी है कि दो पासेस में, पहला पास दूसरा पास, पहला दूसरा पहला दूसरा, सो 3 पॉसिबिलिटी हो गई कि दो पासेस में बॉल वापस ए के पास चली जाए बेटा। तो a1 a2 निकाल लिया बस, आई थिंक अब तो आपका रिकर्सिव रिलेशन से यहां से देखो an की वैल्यू है 3 की पावर n-1 माइनस an-1, तो a3 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 माइनस a2, यानी 3 स्क्वायर माइनस a2 की जगह 3। a4 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 माइनस a3, यानी 3 की पावर 3 में से ये माइनस कर देंगे, 3 की पावर 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा बेटा। सिमिलरली a5 क्या हो जाएगा, इस रिलेशन में डाल रहा हूं राइट, a5 की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 4 माइनस a4। a4 की वैल्यू फिर ये डाल दो, तो तुम खेल समझ रहे हो पैटर्न। अब माइनस खोलते जाओगे, माइनस जब खोलते जाओगे
तो -3³ + 3 स्क्वायर -3 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब सातवें में समझ तो आ ही गया पैटर्न क्या होगा, बट चलो निकाल लेते हैं। A6 हो जाएगा, इसमें 6 डाल दो, 3 की पावर 5 माइनस A5, 3 5 माइनस दिस, इन सब के साइन पलट दिए एंड लास्ट वाला हो जाएगा बेटा A7 जो निकालना है, 3 की पावर 6 माइनस A6। A6 का मतलब हो गया ये हमारा आंसर जो है होने वाला है, ये हमारा आंसर होने वाला है बेटा। ठीक है, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये इसमें से 3 की पावर 5 कॉमन, 3 माइनस 1 हो गया 2, इसमें 3³ कॉमन, 3 माइनस 1 फिर से 2 हो गया, इसमें 3 कॉमन फिर से 2 हो गया बेटा। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 दूनी 6 कॉमन आ गया, 3 4 + 3 स्क्वायर +1, ये होता है 81 + 9 + 1, तो 91 × 6 546, 546 हमारा आंसर बिल्कुल सही है बेटा, 546 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था रिकर्सिव रिलेशन के ऊपर, एक और अच्छा प्रॉब्लम। चलिए, तो अब मैं आपको जरा एडवांस्ड वाला होमवर्क दे देता हूं, जो कि मैंने आपको बोला था कि एडवांस्ड में आया है 2012 में, रिकर्सिव का है, इजी है, बहुत सिमिलर है वो बाइनरी वाले क्वेश्चन से, सेम नहीं है सिमिलर है, जरा ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहां लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स, बट ये कई बार मिस्टेक हो जाती है पढ़नी, एंड डिजिट पॉजिटिव इंटीजर बनाना है। ठीक है, चलिए तो अब ट्राई करिएगा ये वाला होमवर्क में, बाकी मैं और कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, यहीं पे फंसते हैं लोग, ये ध्यान से पढ़ते नहीं है। इस पैसेज को आपको घर पे करना है, एक और ये दो क्वेश्चंस बेटा पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो अब काफी सारे रिकर्सिव के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेगर्स मेथड या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। आपने इस तरह के क्वेश्चन करे होंगे, 10 आइडेंटिकल कॉइन्स 5 बेगर्स में बांटो सच दैट एनी बेगर कैन गेट 0 1 और 2 एनी नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना, तो उस वाले मेथड की बात मैं कर रहा हूं। या नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन x1 + x2 + xr = n। अगर आप चाहते हो कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन हो तो n + r - 1 cr - 1 इसके सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर भी जरा कर लेते हैं क्वेश्चंस थोड़े से। In how many ways can 17 identical red and 10 identical white balls be distributed into 4 distinct boxes? अच्छा, such that the number of red balls is greater than the number of white balls. अच्छा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। नंबर ऑफ रेड बॉल जो है ज्यादा होने चाहिए व्हाइट बॉल से। आइडेंटिकल वर्ड आ गया तो मुझे समझ आ गया बेगर्स मेथड वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिकल कॉइन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है, यहां पे केस स्पेसिफिक है कि यार आप चाहते हो कि हर एक बॉक्स में, देखो क्वेश्चन समझ गए ना, क्या बोलते हैं, आपके पास 4 बॉक्सेस हैं, B1 B2 B3 और B4। आप पहले 2 चीजें कर रहे हो आप इसमें, कि आप इसमें पहले 17 आइडेंटिकल रेड बॉल्स भी डाल रहे हो और 10 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल भी डाल रहे हो, बट कंडीशन ही होनी चाहिए कि हर एक बॉक्स में नंबर ऑफ रेड बॉल ज्यादा होनी चाहिए। मान लो इसमें व्हाइट बॉल अगर 2 आई हैं तो रेड बॉल 3 4 5 6 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। इसमें मान लो व्हाइट बॉल 5 आई हैं तो ग्रेटर होनी चाहिए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, हाँ ग्रेटर देन ही है सिर्फ, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा वो। गॉट इट। तो क्लियरली देखो पहले, अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, केस बनाने चले जाते हैं, सर इसमें कितनी आई हैं उस हिसाब से उसके केस, ऐसे सोच रहे हो केस पे केस कितने हो जाएंगे, इसके केस अलग उसके अलग, उसके बहुत सारे केस बन जाएंगे। केस से नहीं होगा ये क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन है बेटा, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का सर, हाँ बेटा एक लाइन का ही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है एक्चुअली एक लाइन का। सोच के देखो, पॉज करो, बड़ा मजा आएगा। देखो मेरा सॉल्यूशन सुन लोगे फिर कहोगे अरे सर ये तो ऑब्वियस था, खुद से ट्राई करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, 5 मिनट दो, 5 से ज्यादा मत देना, नहीं तो फिर समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं लगना, बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगना है। देखो क्या, पहले एक काम करते हैं, रेड बॉल की जगह व्हाइट बॉल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेट अस डिस्ट्रीब्यूट 10 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स फर्स्ट। तो x1 + x2 + x3 + x4 = 10 कर देते हैं। इसी के तो सॉल्यूशंस निकालने हैं, वेयर x i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी बैग में हो सकता है 0 व्हाइट बॉल गई हो, क्यों बोला तो है नहीं, कम से कम एक जानी चाहिए, कहीं लिखा थोड़ी ना है ना, कहीं तो नहीं लिखा ना। 4 बॉक्सेस सच दैट नंबर ऑफ रेड बॉल बस बोला है, ज्यादा होनी चाहिए, व्हाइट बॉल जितनी मर्जी 0 भी हो जाए। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन से नंबर ऑफ व्हाइट बॉल मिल जाएगा, यानी इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 10 असली सिक्के 3 नकली सिक्के, 13 C3 होगा नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाइट बॉल्स।
ठीक है सर, व्हाइट बॉल तो कर दी अब आपने, अब रेड कैसे करोगे? वो तो सर केस स्पेसिफिक है। कुछ केस स्पेसिफिक नहीं है। देखो व्हाइट बॉल्स के लिए अब मैं क्या कह रहा हूं, अब हम व्हाइट बॉल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और व्हाइट बॉल डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त बस ये ध्यान रखना है कि उसमें जितनी भी बॉल्स गई हुई हैं यहां, उससे एक ज्यादा लेके दे दो। क्या बोला सर आपने? देखो समझो, व्हाइट बॉल्स हो चुकी हैं, अब रेड बॉल्स को मान लो R1 प्लस R2 R3 प्लस R4 इक्वल टू 17 है। इसके सोल्यूशन लिखने हैं, बट सारे सोल्यूशन नहीं लिखने। आप इसको 0 नहीं दे सकते, इसको 1 नहीं दे सकते, तो कितने दें सर? देखो कितने दोगे, कुछ भी नहीं करना यार। जितनी भी बॉल्स गई हुई थी, जितनी भी बॉल्स गई हुई थी, है ना, मान लो इसके पास आपकी जो है, इसके पास आपकी 3 बॉल्स गई हुई थी, ठीक है। तो आप मान एक्स आई की वैल्यू थी, मान लो जो भी था एक्स आई, x1 था, सो x1 प्लस 1 करके आप इसको R1 को दे दो, x1 प्लस 1। एक ज्यादा देके रखो पहले से, है ना, एक ज्यादा देके रख लो। जो भी वैल्यू थी, मुझे क्या लेना देना कितनी वैल्यू थी, मैं बस बोल रहा हूं कि भाई उससे एक ज्यादा देके रख लो, x1 प्लस 1 कर दो। सो R1 की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूं, x1 प्लस 1 करके छोड़ देता हूं, बाकी आगे देखूंगा, ठीक है। x1 प्लस 1, सो मैं बोल रहा हूं कि भाई इसको एक ज्यादा दे दो, इसको इससे एक ज्यादा दे दो, इसको इससे, जैसे हम करते हैं ना कि भाई एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कम से कम 2 चाहिए, तो एक तरीके से देके छोड़ देते हैं, 5 चाहिए तो 5 देके छोड़ दी क्योंकि आइडेंटिकल है। तो मैं बोल रहा हूं भाई, तो अब ये जब x2 को तुमने R2 प्लस 1 दे रखी होगी, सॉरी R2 को x2 प्लस 1 दे रखी होगी, इस R3 को x3 प्लस 1 दे रखी होगी, तो कितनी बॉलें चली गई होंगी? अब तुम बोलोगे सर 4 गई होंगी, नहीं 4 नहीं गई होंगी, एक प्लस 1 वाली तो गई होगी, और 10 बॉल तो टोटल इनको पहले ही जा चुकी है ना, तो 10 प्लस 4 14 बॉल ऑलरेडी जा चुकी हैं। सो 14 बॉल्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे मान लो, टू एंश्योर RI ग्रेटर देन WI, मतलब हर एक बॉक्स में रेड ज्यादा हो जाए व्हाइट से। ध्यान से सुनना, दोबारा देखो, दोबारा बोल रहा हूं। मान लो इसमें गई है 5 बॉलें, तो आप इसको कम से कम 6 देके रख लो। इसमें गई है 4 बॉलें, तो इसको कम से कम आप 5 बॉलें देके रख लो, ठीक है। बट अब फिर इन दोनों को तो 0 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 6 और 4 10 ऑलरेडी हो चुका है, तो इनकी 0 हुई होंगी, तो इन दोनों में 2 गई होंगी। तो जो मर्जी सिनेरियो देख लो, तुम्हारे पास 10 बॉल तो ये गई होंगी, 10 इसकी वाली गई होंगी, और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 14 बॉल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होंगी। रेड ऑलरेडी 14 बॉल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होंगी। क्या ये बात समझ गए? 14 बॉल तो एक ही तरीके से तुमने दे दी ऑलरेडी, तो अब बचे हुए 14 बॉल चली गई, तो अब इनको R' से रिप्लेस कर दो, और 17 में से 14 गई, 3 बच गई हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बची हुई जितनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, उतनी तरह से हमारी रेड बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। समझ गए? दोबारा सुन लो, देखो कई लोग यहां कंफ्यूजन हो जाती है। हमें पता है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ये होता है, पहले वाइट डिस्ट्रीब्यूट तो सबको समझ आ गया होगा। अब मैं कह रहा हूं, हम चाहते हैं हर बैग में जितनी वाइट गई है उससे कम से कम एक ज्यादा तो जाए, तो हम एक ज्यादा देके रख लेते हैं। किससे एक ज्यादा? जो वैल्यू होगी यार उससे एक ज्यादा, ठीक है सर। इसमें कितनी गई होंगी? xi प्लस 1 गई होंगी, इसमें x2 प्लस 1 गई होंगी, इसमें x3 प्लस 1, x4 प्लस 1 गई होंगी। कितनी टोटल चली गई होंगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और वो 1 4 बार, तो यानी इनका सम तो 10 है, 10 प्लस 4 14 बॉल्स हमारी ऑलरेडी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब समझ गए? और 14 गई, 17 में से 3 बची, और अब इन 3 को बस आपको 4 बैग्स में इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है रेड बॉल। जब जिसके पास जो मर्जी जाए, हमें क्या लेना देना। हमारी कंडीशन तो इंश्योर हो गई कि हर एक के पास कम से कम एक ज्यादा तो हो ही गई है रेड बॉल। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए बेटा 3 ये और 3 6C3 हो गए, 6C3 हो गए। चेक कर लीजिए, 6C3 हो गए, और दिस इनटू दिस आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ करने हैं। सो फाइनल आंसर हो गया 13C3 इंटू 6C3। कैलकुलेशंस करते हैं, 13 इंटू 12 इंटू 10 11 अपॉन 3 फैक्टोरियल 654 अपॉन 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। ये हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 दूनी 12, तो 26 इंटू 11 इंटू 20। कैलकुलेशन करिए जरा, 26 इंटू 22 कर देता हूं डायरेक्टली, 26 इंटू 22 5720। आंसर तो आ गया भाई कुछ 5720। लेट्स चेक, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ चुका है बेटा 5720, राइट। 5720 हो गया है। क्या आपको ये समझ आ गया? मेथड काफी जबरदस्त मेथड था, इस तरीके का थोड़ा डिफरेंट एक एप्लीकेशन हो गया बेगर्स मेथड का।
नंबर ऑफ रेड बॉल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। पहले व्हाइट बांट दी और उसे एक ज्यादा देके पहले से रख दी। अब आगे किसी को मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ज्यादा तो आप देके पहले से बैठे हुए हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल, एक और बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं इसी तरीके का। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 आइडेंटिकल एप्पल्स होना चाहिए। यहां पे 10 आइडेंटिकल एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 7 स्टूडेंट्स such that 2 particular students get an odd number of apples each and every other gets an even number of apples। अच्छा, तो आपके पास 7 बच्चे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x7, इनको 10 से बांटने हैं। बट कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन ये दी हुई है कि भाई आपको 2 बच्चे तो फिक्स्ड हैं, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट है, आपको सेलेक्ट नहीं करने। मान लो x1 x2 है, जो कहते हैं भैया मुझे तो ऑड नंबर ऑफ एप्पल्स ही चाहिए, ऑड नंबर ऑफ एप्पल्स ही चाहिए। बाकी सब कह रहे हैं हमें इवन नंबर चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करें, क्या करें बताइए, क्या करें इसमें? तो एक काम करते हैं ना, ऑड कुछ इसको देके रख लेते हैं। लेट x1 को हम देके रख लेते हैं, x1 को देके रख लेते हैं 2k1 प्लस 1, 2k1 प्लस 1 टाइप के नंबर देके रख लेते हैं, ऑड हो जाएगा, है ना। और x2 को देके रख लेते हैं 2k2 प्लस 1, x3 को दे लेते हैं 2k3, इवन देने हैं, x4 को भी 2k4, इस तरह से x7 को 2k7, इवन नंबर आ जाएंगे, है ना। हम अपने वेरिएबल्स को इन नए वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं यार, इनसे रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन सब की वैल्यू डालो, 2k1 प्लस 1, 2k2 प्लस 1, तो 2 तो सब में से कॉमन आ जाएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू k7, है ना। इन सब में से 2 कॉमन ले लिया और 1 प्लस 1 2 उधर जाके कट के 10 में से 8 रह जाएगा। सो k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू k7 की वैल्यू 4 हो गई। और ki पर अब क्या रिस्ट्रिक्शन है, सोचो। k1 मिनिमम क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, क्योंकि अगर k1 0 हो गया x1 को 1 मिल जाएगा, 1 तो ऑड नंबर है, राइट। सो k1 मिनिमम 0 हो जाएगा, k2 भी 0 ही हो जाएगा सेम लॉजिक से। अच्छा, k3 भी 0, k4 भी, क्योंकि 0 इज ऑल्सो इवन नंबर, बोला भी हुआ है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अलाउड है इवन के अंदर, है ना। तो बस हर एक को 0 देने हैं, ki इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल दो, खेल खत्म। इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल दो बेटा, बस खत्म हो गया। तो 4 असली सिक्के, 6 नकली सिक्के, 10c4 इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट, 4 2 जा 8 गया, 3 3 जा 9, 21, 210 आंसर हमारा आ गया है। सी ऑप्शन 210 भाई, सी ऑप्शन हमारा 210 हो गया है। गॉट इट। अच्छा प्रॉब्लम था ये भी, बेसिक एप्लीकेशन है बेगर्स मेथड का, जो है इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसका बेटा एक एप्लीकेशन और भी होता है। ये तो हो गया बेगर्स मेथड का, मतलब स्ट्रेट तो नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला, बट नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का डायरेक्ट। अब आपको पता है कि एक चीज और होती है, जब अपर लिमिट आ जाती है किसी वेरिएबल पर, जैसे अभी अपर लिमिट नहीं थी, लोअर लिमिट थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थे। व्हाट इफ इसी में ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2 कर दूं, है ना, 4 तो है इधर, 4 से कम कुछ भी चीज कर दूं। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीनोमियल थ्योरम की मदद लेनी पड़ती है, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। हमें बेसिकली आपने उस चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बेटा वो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल इस पे भी करा देता हूं ताकि आपका रिविजन हो जाए बेटा, मेंस में भी कई बार आ जाते हैं वैसे क्वेश्चंस। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 18, और अपर लिमिट देखो बताई हुई है 1 से 5, -2 से 4, 0 से 5, 3 से 9, है ना। अपर लिमिट्स भी हैं, अपर लिमिट मतलब ये देखो मैक्सिमम 9 ही हो सकता है, वो मैक्सिमम 5 हो सकता है, वो मैक्सिमम 4 ही हो सकता है। इस तरह से अपर लिमिट हमारी बना रखी है बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे भाई, देखो जिसको लोअर लिमिट का तो बड़ा आसान होता है, जिसको जितनी चाहिए दे दो, 1 चाहिए उसे 1 दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 1 दे के छोड़ दो उस भाई को, पहले से 1 दे दो, पहले से 1 दे दो बेटा, ठीक है। उसको पहले से 1 दे दो, तो इसको पहले से 1 दे दी, इससे -2 ले लो, ऐसे ही तो करते थे हम लोअर लिमिट वाली। इसको 0 दे दो, इसको 3 दे दो, सो 3 दी और एक 4 दी, और -2, 4 तो दे दी और -2 का मतलब 2 ले लिए। ऐसे याद रखो कि भाई जिसको जितने सिक्के चाहिए उतने तो दे दिए, मिनिमम इसको 3 चाहिए दे दिए, 1 चाहिए दे दिया, 4 चले गए,
और 2 इससे ले लिए तो अल्टीमेटली गए तो 2 ही, ताकि ये -2 मिनिमम इंश्योर हो जाएगा ना भाई। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश प्लस डेल्टा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश प्लस डेल्टा डैश की वैल्यू हो गई कि 18 थे, 18 में से आपके पास 4 चले गए थे और 2 मिल गए थे, तो 2 ही गए थे, तो यानी 16 हो गई थी बेटा। इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, 16 हो गई थी बेटा। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश प्लस डेल्टा डैश की वैल्यू 16 हो गई थी। सही है, इतनी बात सही है। अब बेसिकली इसको, अब अल्फा डैश की रेंज क्या हो जाएगी भाई, अब इसको मिनिमम 0 भी दे दो तो चल जाएगा, क्योंकि तुमने पहले से 1 देके रख लिया है, पहले से 1 देके रख लिया है, ठीक है। तो अब इसे कम से कम तुमने 0 भी दे दिया। अच्छा, अब अगर तुमने इसे 5 मैक्सिमम देना है तो भाई इसको 4 तक ही जाएगा अभी, क्योंकि 1 तो देके तुमने रखा ही हुआ है, 1 तो तुमने देके रखा ही हुआ है भाई, है ना। तो अब अल्फा डैश की रेंज 0 से 4 हो गई, क्योंकि तुमने ऑलरेडी अल्फा को 1 दिया हुआ था, ठीक है। गामा की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले गामा लिख देता हूं। गामा तो 0 से 5 ही है, क्योंकि उसे हमने कुछ नहीं दिया और उससे कुछ नहीं लिया। इसको 3 दिए तो डेल्टा डैश, गामा डैश और गामा तो सेम ही थे, डेल्टा डैश क्या हो जाएगा भाई, आपने 3 दे रखे हैं तो मिनिमम तो 3 हो ही गए, तो 0 से, क्योंकि हमें 0 से शुरू करना होता है, बेगर्स मेथड में 0 से शुरू करना होता है, और 3 दे रखे हैं तो मैक्सिमम 6 तक जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा। अब इस भाई के साथ हमने बड़ी नाइंसाफी करी है, इससे 2 ले रखे हैं, इस वाले बेगर से हमने 2 सिक्के ले रखे हैं पहले, ताकि वो -2 इंश्योर हो जाए, है ना। तो इसको देने की जगह 2 ले रखे हैं, ठीक है। अब आप चाहते हो कि वो 4 तक जाए, तो यानी अब नया वाला जो बीटा डैश है उसको क्या करोगे, जैसे इनमें से हटाए थे अब उनमें जोड़ोगे। इसको 0 करा तो इसको 6 कर दोगे बेटा, करेक्ट। 0 करा, ऐसे सोच लो ना, इनको दोनों तरफ 2 ऐड किया तभी तो 0 और वो 6 बन जाएगा। इनकी तरफ इनमें 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 से 6 हो जाएगा, इनमें 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 से 4 हो जाएगा। सो बीटा डैश जो नया वेरिएबल है उसे 6 तक दे दो, क्योंकि 2 तुमने ले रखे हैं पहले से। अगर 6 भी मिल गए तो अल्टीमेटली मिलेंगे तो 4 ही ओरिजिनली। आई होप ये बातें सेंस बना रही हैं, ये उन्हें ही सेंस बनाएंगी बेटा जो पढ़ के बैठे हुए हैं, एक बार आपका बेसिक थ्योरी प्रॉपर लेवल की आपने पढ़ रखी है, जेई की तैयारी कर रखी है। बस अब ये सॉल्यूशन करने हैं अपने को। अब इनमें देखो अपर बाउंड है, अपर बाउंड है, 4 तक जा रहा है, वो 5 तक जा रहा है, ये 6 तक जा रहा है, करेक्ट, ये भी 6 तक जा रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है, ऐसे में बेटा हमें जीपी बनानी होती है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 16 इन x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 इन x की पावर 0 प्लस x की पावर 1। ये हो गई पहले अल्फा डैश की जीपी। इसकी पावर्स डिनोट करती हैं कि आपने कितनी वैल्यू दी है उसको। सिमिलरली बीटा डैश की हो गई 0 से 6 और गामा डैश की हो गई 0 से 5 और डेल्टा डैश की हो गई 0 से 6, तो इसका ही होल स्क्वायर कर देता हूं। इस पूरे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 16 निकालना है हमें। ये होता है कोफिशिएंट मेथड, जो बाइनोमियल थ्योरम का मेथड होता है। इसमें ये आपको अगर नहीं आता तो पहले इसकी थ्योरी पढ़ लो भाई रेगुलर बैच के अंदर से, उसके बाद ही जाके आपको ये समझ आएगी, ठीक है। अर्जुना में भी मैंने ये करवाया हुआ था आप लोगों को 11th में। चलिए ध्यान से देखेंगे, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 16 निकालना है। तो ये मेथड कब लगाना है, जब अपने पास अपर बाउंड्री है, मैक्सिमम लिमिट भी फिक्स करी हुई है जब उन्होंने। चलिए तो देखते हैं अब इसमें क्या होगा। सम ऑफ जीपी लगाएंगे, 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स, करेक्ट। सम ऑफ जीपी मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब ये नीचे वाली पावर ऊपर लेके जाते हैं, सो हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 5 1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 7 होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स की पावर -4 हो गया बेटा। एक ये, 2 यहां से और एक यहां से, टोटल पावर -4 हो गई है। गॉट इट। हमें इस पूरे में चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 16 चाहिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 16। ध्यान से देखना भाई। तो अब क्या करेंगे सर, पहले देखो इसका तो एक फॉर्मूला होता है। अगर पहले मैं इनके ब्रैकेट्स खोलूं तो ये 1 माइनस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 11 है ना, 4 टर्म्स हो गई, इन्हें खोला तो, और इसको खोला तो 1 प्लस एक्स की पावर 14 माइनस 2 एक्स की पावर 7 1 माइनस एक्स की पावर -4। नाउ
अब फिर से ब्रैकेट खोलेंगे। सर कब तक करेंगे? अभी रुक जाओ, बड़ा आसान हो जाएगा। पहले 1 के साथ सारे खोल दो और 14 के साथ खोलेंगे, फिर x की पावर 14 आ गया। अच्छा अब नोटिस करो, 14 और 5 19 हो गया है, और हमें तो x की पावर 16 ही चाहिए था, तो ये कोफिशिएंट हमारे किसी काम का नहीं है। जो 14 के साथ 5 आएगा, 14 के साथ 6, 14 के साथ 11, ये सारे इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये सारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि हमें तो x की पावर 16 से बड़े कोफिशिएंट ऑलरेडी दे रहे हैं। फिर -2 x की पावर 7, फिर +2 7 5 12 हो गया है, +2 7 6 13 हो गया है, और -2 7 और 11 18, ये तो यूजलेस है, हमें तो 16 तक ही जाना था। तो इतनी टर्म्स हमारे काम की हैं बेटा, इतनी टर्म्स हमारे काम की हैं, और 1 - x की पावर -4 है। अब हम क्या करेंगे, हर एक ब्रैकेट को फिर से खोलते हैं, यही तो मेथड होता है। -x की पावर 5, 1 - x की पावर -4, -x की पावर 6, 1 - x की पावर -4, x की 11, x की 14 अलग करा, और -2x की 7 अलग किया। कोई पावर सेम तो नहीं आ रही थी ना? नहीं, कोई सेम नहीं आ रही थी। 2x की पावर 7 अलग किया, 1 - x की पावर -4, और +2x की 16 अलग किया, x की 12, 1 - x की पावर -4, और 2x की 13 अलग किया। ऐसे बहुत सारी टर्म बन गई है, बट घबराने वाली कोई बात नहीं है, अभी देखना बड़ी प्यार से सॉल्व होगा, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, 1 - x की पावर -n, 1 - x की पावर -n में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, ये पढ़ा होगा ना भाई आपने, n + r - 1 cr, n + r - 1 cr। नहीं पढ़ा है तो भाई पहले पढ़ो, वरना ये सब समझ नहीं आएगा आपको कुछ भी। ये थ्योरी आपको आनी चाहिए पहले। हाँ, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r in 1 - x की पावर -n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, इज दिस। तो इसमें हमें चाहिए, देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 चाहिए था, तो इसमें 16 निकालेंगे। क्या होगा, r की जगह 16 डालेंगे, n की जगह 4 डालेंगे, n + r - 1 cr, तो ये हो गया 19c 16, करेक्ट। 16 4 20 -1 19 c 16। अच्छा अब इसमें 5 ऑलरेडी आ गया है, तुम्हें टोटल चाहिए था 16, तो इसमें x की पावर 11 चाहिए, है ना भाई, तभी तो 16 बनेगा। इसमें x की पावर 11 चाहिए, मतलब इसमें r चाहिए 11, n तो वही है 4, n तो वही है 4, सो 11 4 15, सो माइनस बाहर है 14c11। क्या ये बात समझ आई आपको? जो कोफिशिएंट बाहर है उसे अलग करके बची हुई पावर्स में निकाल लूंगा अब हर एक में। इसमें 5 ऑलरेडी आ गई, चाहिए थी 16, मतलब 11 और चाहिए, तो r की वैल्यू 11 हो गई, n तो 4 था ही, 11 + 4 - 1 15 - 1 14, c11, r की जगह 11। ऐसे इसमें अब तुम सोचो, -6 आ चुकी है, तुम्हें कितनी और चाहिए? 10 और चाहिए, यानी r है 10, n है 4, तो 13c10 हो जाएगा इसका। ऐसे ही अगले वाले का सोचो, अगले वाले का सोचो बेटा, 11 आ चुकी है, तुम्हें 5 और चाहिए, इसमें से क्या चाहिए? r की वैल्यू 5 हो गई, 5 4 9, सो 8c5 हो गया है, करेक्ट। हर एक में बस r की वैल्यू लिख लो, 14 आ गई है, 16 चाहिए, r2 हो गया, इसमें इसमें 7 आ गया है, 9 चाहिए, r की जगह 9 डालूंगा, है ना, और इसमें 12 आ गया है, तो 4 चाहिए, r की जगह 4 हो गया, इसमें 13 आ गया है, तो r की जगह 3 चाहिए बेटा, करेक्ट। तो इस तरह के हमारे टर्म्स बनते जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो 8c5 कहां तक हो गया था? यहां तक हो गया था, 1 2 3 टर्म हो गई थी, नहीं 4 हो गई यार, अच्छा इसका भी हो गया था। 5वीं टर्म, r की वैल्यू 2, n की वो 4 2 6, 5c2, इतना लंबा है नहीं जितना लग रहा है, 2 × r की 9 और 4 9 4 13, 12c9, और इधर है r की 4 4 8, +2 × 7c4, और +2 × 4 और 3 7, मतलब 6c3 यहां पे हो गया है। क्या ये सही है बेटा? बस अब इसको कैलकुलेशंस कर लेते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं यार। 19c16, 14c11, 13c10, 13 × 12 × 11,
अपॉन 6, 8C5 876 बाय 3 फैक्टोरियल, फिर से 6 आ गया, और 5C2 तो 10 होता है, 2 इंटू 12C9 12 11 10 बाय 6, 2 इंटू 7C4 765 अपॉन 6, और 6C3 तो 6 कट गया, 20 ही होता है यार, डायरेक्ट लिख देता हूं, चलो ठीक है, सारे कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 3 18, तो 19 इंटू 3 इंटू 17 माइनस 14 इंटू 6 हो गया, 6 दूनी 12 26, माइनस ये हो गया 26 इंटू 11 26 इंटू 11 है ना, और ये हो गया 56 प्लस 56 प्लस 10 माइनस ये हो गया 440 प्लस 70 प्लस 40, काफी भयानक सा बन गया है। चलो देखते हैं, तो ये हो गया 19 3 57 इंटू 17 57 इंटू 17 माइनस, ये देखिए कुछ अच्छा सा है क्योंकि 26 कॉमन आ गया, 26 कॉमन तो 14 और 11 का सम हो गया, माइनस 26 कॉमन, इन दोनों में से माइनस 26 कॉमन, माइनस 26 कॉमन, 14 और 11 का सम 25 है ना, और प्लस में फिर क्या है भाई 56 और ये 10 66 माइनस 440 प्लस 110 माइनस 440 प्लस 110, 70 और 40 110 हो गया भाई। चलो अब देखें जरा क्या आता है कैलकुलेशंस। तो हमारे पास है 57 इंटू 17 और 26 इंटू माइनस हो गया भाई 26 इंटू 25 प्लस 66 प्लस 110 माइनस 440, 55 आ गया है भाई, मजा आ गया भाई, 55 आ गया, 55 ही आता है इसका, मुझे याद है मैंने किया हुआ है क्वेश्चन, 55 ही आता है फाइनल आंसर। तो 55 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए बेटा। सो फाइनली इसका आंसर, ये पूरा क्वेश्चन रिवीजन के लिए आपका ये वाला मेथड, ठीक है। हाँ, तो अब हमारा जो है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस विद द कंडीशन दिस इज के, तो के की वैल्यू क्या है 55, के की वैल्यू बेटा 55 है, के की वैल्यू 55 है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मल्टीपल करेक्ट है, देखते हैं, पीएनसी के अलग अलग कॉन्सेप्ट लग गए। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ के आर 7, प्राइम फैक्टर 55 के तो भाई बहुत ही कम है, 5 और 11 ही तो हैं, 5 इंटू 11 लिख सकते हो। सो 2 प्राइम फैक्टर हैं, ए ऑप्शन तो गलत हो गया। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन के फैक्टोरियल, तो एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम तुम्हें पता है 55 अपॉन 5, 55 अपॉन 25 हो जाएगा, अल्फा ये निकाला है तुमने बस एक्सपोनेंट। सो ये हो गया 11 प्लस 2 13 हो गया बेटा, एक्सपोनेंट ऑफ 5 13 हो गया, बी सही है। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज के बाई 12 का बॉक्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के 55 बाई 12 का बॉक्स 4 है ना, तो 4 प्लस 2 6C2, 15 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। सी ऑप्शन की वैल्यू 15 भी बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एबीसी सच दैट एबीसी इक्वल टू के की पावर 4, एबीसी इक्वल टू के की पावर 4, ट्रिपलेट्स में जब हमें डालना होता है, ये भी हमारा बेगर्स मेथड का क्वेश्चन होता है। एबीसी हो गया 55 की पावर 4, ऐसा क्वेश्चन कल की क्लास में भी आया था। एक 55 का मतलब 11 इंटू 5 पावर 4, तो हमें क्या करना होता है, पहले इस पावर 4 आइडेंटिकल सिक्कों को 3 बैगर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो हो गया 4 प्लस 2 6C2 है ना, बिल्कुल बैगर मेथड का क्वेश्चन होता है कि 4 आइडेंटिकल पावर्स हैं, उनको 3 बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ईच बैगर कैन गेट एनी नंबर ऑफ पावर, 0 पावर भी मिल जाएगी, 0 मिलेगी मतलब के पास 5 के पास 0 गया होगा है ना। तो ये 4 पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी इन 3 बैगर में 6C2 तरीके से, 4 असली सिक्के 2 नकली सिक्के, प्रोडक्ट में भी लग जाता है, सम में भी लग जाता है बैगर्स मेथड। और 11 की पावर 4 में भी 4 पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, फिर से 6C2 आ जाएगा, 6C2 होता है 15, 15 इंटू 15 225 बेटा, ये हो गया हमारा आंसर, डी हो गया हमारा 225, ये भी सही है। तो बी सी डी करेक्ट आंसर हो गया।
बी सी डी क्यों नहीं लिखा है भाई? एक सेकेंड। ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर ही तो आ रहे हैं भाई। सर जीरो, अरे जीरो मतलब 3 की 5 की पावर जीरो तो 1 ही बन जाएगा ना, तो इसलिए जीरो पावर भी अलाउड तो है। 225 होना चाहिए यार। आई थिंक आंसर की में कुछ गड़बड़ है क्या? लेट मी चेक, लेट मी चेक। तो भाई देखो, टाइपिंग मिस्टेक तो इसमें नहीं है, बट हाँ मुझे इसमें थोड़ा दिमाग लगाया तो मैंने समझ आ गया कि इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा यार, एबीसी आई लिखा हुआ है। यहां पे खेल कर दिया भाई इन्होंने। कहीं पर भी ये थोड़ी लिखा है एबीसी नेचुरल नंबर है, एबीसी लिखा है इंटीजर्स हैं। तो अब यार पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ये जो हमने आंसर निकाला है 225, ये कब है? जब एबीसी तीनों पॉजिटिव होंगे, एबीसी तीनों पॉजिटिव होंगे। सो तीनों पॉजिटिव होंगे, एबीसी इक्वल टू 55 की पावर 4। इफ एबीसी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आंसर 225 है। बट एक केस ये भी तो हो सकता है इसमें कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाए। तो ए बी, ए एंड बी नेगेटिव एंड सी पॉजिटिव। तो हमारे पास एक्चुअली यहां पे कितने केस बन सकते हैं, बना के देखते हैं। तीनों पॉजिटिव ले लिया हमने, इसका आंसर तो 225 है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तब भी तो ओवरऑल प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आ जाएगा। नेगेटिव इंटीजर है तो क्या हुआ, इंटीजर तो है, बट इसके भी आंसर 225 ही होंगे भाई। जो इंटीजर आ रही होगी इसकी, उसी में माइनस ही तो लगाना है, तो जितने आंसर इधर आएंगे वही 225 इधर आएंगे। ऐसे ही एक केस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, इसके भी 225। और ऐसे ही अब तुम समझ गए, क्योंकि दो पेयर वाइज नेगेटिव लेने हैं। एक बार ये और हो जाएगा कि ये पॉजिटिव ये माइनस, इसके भी 225। सो एक्चुअल आंसर हो जाएगा 225 इंटू 4। आया ना मजा? तो 900 हो गया भाई, ये 900 हो गया। ठीक है ना? तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, मैंने देखा नहीं पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है, सॉरी इंटीजर लिखा है बस, पॉजिटिव नहीं लिखा, इसलिए डी ऑप्शन अभी हमारा गलत हो जाएगा। बी एंड सी दोनों सही हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो देखो मैं भी तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने करे हुए हैं, मतलब बहुत पहले करे थे, मतलब बस इतना आंसर निकाला हुआ था कि 55 आता है। ऑप्शन तुम्हारे सामने ही देखे हुए हैं मैंने भी। चलिए एक और इसी तरह का एक और देता हूं, जिसमें फिर से थोड़ा सा मल्टीनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल होगा, और फिर एक ऐसा ही होमवर्क में दूंगा। 5 डिजिट नंबर A1, A2, A3, A4, A5 is set to satisfy the property P if AI है, क्या मतलब? अच्छा, AI जो है 1 2 3 4 5 6 7, जो 5 डिजिट नंबर है वो 1 से 7 तक है। सारी डिजिट्स क्या है? 1 से 7 तक ही है। ओके, 5 डिजिट नंबर में जो पांचों डिजिट्स हैं वो 1 से 7 तक ही हैं। और K डिनोट कर रहा है सम ऑफ द इंटीजर, सम ऑफ द डिजिट्स। K डिनोट क्या कर रहा है? सम ऑफ द डिजिट्स कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर सेटिस्फाइंग P सच दैट K इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, क्वेश्चन बड़ा धांसू है भाई, क्वेश्चन बड़ा धांसू है, थोड़ा सा सोच के देखो। हमको क्या बोल रहे हैं? एक 5 डिजिट नंबर है जिसकी डिजिट 1 से 7 तक है, मतलब ये A1 भी है 1 से 7, इसके ऊपर अपर बाउंड है। A2 भी है 1 से 7, है ना? सारी की सारी 1 से 7 तक ही है, अपर बाउंड्री है, मतलब बाइनोमियल लगा सकता हूं। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर सेटिस्फाइंग P दिस प्रॉपर्टी सच दैट K इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, जो सम ऑफ डिजिट्स है वो तुम्हारा 3 से डिविजिबल हो जाए, मतलब सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाए? 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 आ जाए। अब सर ऐसे कब तक केसेस बनाएंगे? मैक्सिमम सम देखो क्या जा सकता है? 7 7 7 सारे हो जाए, मतलब 7 5 35 तक जा सकता है, बट 35 तो है नहीं, 33 तक जा सकता है। फिर समझ गए ना? तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। अगर तुमने के केसेस बनाने शुरू कर दिए तो हालत खराब हो जाएगी भाई। खेल समझ रहे हो? अगर सारे 1 हो गए तो 5 हो गया, मिनिमम ये सम 5 हो सकता है, मैक्सिमम ये सब 7 5 35। तो 5 और 35 के बीच में जितने भी 3 के मल्टीपल हैं, 6 9 12, इस तरह से सारे 33 तक, इतने केसेस बनाने पड़ जाएंगे क्या सर? वो नहीं करना है, वो नहीं करना है आपको। आप देखिए क्या करना है, इधर देखिएगा, मैं इसको बाइनोमियल से कर रहा हूं। A1 डिनोट कर रहा है सपोज x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 7, इसकी पावर्स क्या डिनोट कर रही है? A1 की वैल्यू। सिमिलरली एक दूसरी जीपी बना लो, A2 की वैल्यू भी यही आएगी क्योंकि 1 से 7 है। टोटल 5 जीपीज आ जाएंगी, और इन सब में मुझे क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k चाहिए। भाई मुझे क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k इन
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू एक्स की पावर 7 होल टू द पावर 5। इस पूरी में जब x की पावर k का कोफिशिएंट आ जाएगा तो वो आपके इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे। यही तो करते हैं हम, है ना, मल्टीनोमियल थ्योरम में, कि इसकी पूरी जीपी बना ली, इसकी बना ली, सबकी जीपी बना ली और उसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर k ढूंढ लिया। इन सब में हमने क्या ढूंढ लिया बेटा, x की पावर k का कोफिशिएंट ढूंढ लिया। बट हमें क्या चाहिए, वो k जो होगा 3n फॉर्म का होना चाहिए। हेयर k इज, तो इन ए ऑप्शन k इज ऑफ द फॉर्म 3n। तो हमें सारे वो 3 के मल्टीपल वाले लेने हैं। इसके अंदर हमें कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 3 का, 3 तो चलो आएगा ही नहीं, मिनिमम 5 ही आ रहा है। x की पावर 6 का चाहिए, फिर 9 का चाहिए, फिर 12 का चाहिए, 15 का चाहिए, मतलब 3 के मल्टीपल जो भी आएंगे उसका कोफिशिएंट चाहिए और उन सारे को भी ऐड करना है। सो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मुझे इस एक्सप्रेशन के अंदर, ध्यान से सुनना भाई, मुझे क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है ये वाला, जरा केयरफुली सुनेंगे। हमें चाहिए था, दोबारा सुनिए, हर एक डिजिट्स 1 से 7 तक है और उनकी सम ऑफ डिजिट्स की है। हम चाहते हैं ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स satisfying this condition such that k is divisible by 3। हम चाहते हैं कि ये जो नंबर k है 3 से डिविजिबल आ जाए, यानी हमें इसमें कोफिशिएंट निकालना है x की पावर k का। तो हमें सारे कोफिशिएंट निकालने हैं x की पावर 3 से मल्टीपल वाले, k ऐसा होना चाहिए 3 का मल्टीपल, करेक्ट, यानी x की पावर 5 से मिनिमम शुरू होगा क्योंकि x की पावर 5 तो आ ही रही है, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, इन सबके कोफिशिएंट निकाल के उन्हें जोड़ना है, दैट इज अवर आंसर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ए ऑप्शन वाले, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ द फॉर्म x to the power 3n in the expansion of ये वाला, ये जो भी एक्सपेंशन लिखा है इसके अंदर जितने भी 3 के मल्टीपल वाले पावर्स हैं उनका सम ऑफ कोफिशिएंट्स ही तो हमें निकालना है। उनका क्या करना है बेटा, सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना है। समझ गए बात को? तो एक्चुअली क्वेश्चन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने का है इसके अंदर। अब इसका कैसे फाइंड करें सर, इसका कैसे फाइंड करें? सी एक तरीका तो वही है कि आप इसको जीपी की तरह लिखें, फिर आप उसमें जो पहले मैंने किया था, है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 16 निकाला था इस तरह से, ठीक है, वैसा कुछ करें। बट सिर्फ एक कोफिशिएंट निकालना था ना, यहां तो सिर्फ 16 का निकालना था, तो बात बन गई। यहां हमें सोचो 6 का निकालना है, 9 का निकालना है, 12 का निकालना है, 15 का निकालना है, इतने सारे कोफिशिएंट निकाल के और उनको ऐड करना है। तो भाई हम ये मेथड नहीं कर रहे हैं, हम एक शॉर्टकट ट्रिक लगा रहे हैं यहां पे, देखिएगा जरा। अब हमें इसमें चाहिए सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर 3 का डिविजिबल, ठीक है, ठीक है। अगले वाले में क्या चाहिए, अगला वाले में चाहिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे क्या चाहिए, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स सेटिस्फाइंग सच दैट k इज डिविजिबल बाय 2। मतलब अब आपको x की पावर 2n फॉर्म का चाहिए, जैसे यहां 3n फॉर्म का कोफिशिएंट चाहिए था, बी ऑप्शन में 2n फॉर्म का चाहिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा मेथड देखिएगा। सो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x7 की पावर 5, ये जो होगा हमारा, इसमें तुम सोचो जब एक्सपैंड करूंगा तो क्या क्या टर्म आएंगी। देखो मिनिमम तो x की पावर 5 की टर्म आएगी, तो a5 x की पावर 5 ऐसे लिख देता हूं, a6 x की पावर 6 ऐसे शुरू कर देता हूं, कोफिशिएंट्स हैं वो a5 a6, और मैक्सिमम 7 पंजे 35 तक जाएगा, तो a35 x की पावर 35। बाकी सारी बीच की पावर्स होंगी इसमें, है ना, सारी पावर्स होंगी। तो अभी बाइनोमियल का क्वेश्चन बन गया कि हमें कौन कौन सा चाहिए बेटा, a6 चाहिए, a9 चाहिए, है ना, a12 चाहिए, इन सबका सम निकालना है बेटा। 3 के गैप के बाद हमें कोफिशिएंट्स क्रिएट करने हैं, 3 के गैप के बाद कोफिशिएंट क्रिएट करने हैं। तो हमें पहले क्वेश्चन में a6 प्लस a9 प्लस a12 एंड सो ऑन चाहिए ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में क्या चाहिए, तुम्हें 2 से डिविजिबल चाहिए, यानी कि तुम्हें a6 प्लस a8 इस तरह से चाहिए, है ना, a6 प्लस a8 a10 2 से डिविजिबल वाले सारे के सारे चाहिए, लास्ट हो जाएगा a34, करेक्ट। सी में क्या चाहिए, डिविजिबल बाय 4। तो अब तुम समझ गए खेल कि अब तुम्हें यहां से a8 प्लस a12 प्लस a16 इस तरह से a32 तक चाहिए, 4 से डिविजिबल वाले। ये सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए। देख रहे हो ना कितना प्यारा क्वेश्चन बाइनोमियल का बन चुका है। और लास्ट वाला, अच्छा ये कुछ अलग बात है, k33 दे दिया, बस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 33 वो निकालना, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे। चलो तो एबीसी क्वेश्चंस पहले हमें इस बाइनोमियल के क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं। अब हमें ये क्वेश्चन एक बाइनोमियल का बन गया है, ठीक है। तो अब देखो 2 के जब गैप्स बनाने होते हैं
क्या करते हो, दो दो के गैप्स बनाने बहुत इजी होते हैं बाइनोमियल में, एक बार 1 डालो एक बार -1 डालो, है ना। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में पुट x इक्वल टू 1, एक बार 1 डालेंगे तो 1 2 3 कितनी पावर है 7, 2 की पावर 5, 1 + 1 सॉरी कितनी पावर हो गई है 7 की पावर 5, है ना, 7 की पावर 5 इज इक्वल टू A5 + A6 + A7 A35 तक का सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स मिलता है x को 1 डाल के। अगर मैं x को -1 डाल दूंगा, x को -1 डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 1 -1 कटेगा, -1 डाल दूंगा, सॉरी -1 1 कटेगा, -1 1 कटेगा। सो क्या हो जाएगा बेटा, सोचो 6 बार तो कट जाएगा, -1 की पावर 7, -1 की 7 बचेगा और उसकी पावर 5 बचेगा, -A5 + A6 -A7 + A8, ऐसे करते करते -A35 बच जाएगा। ये कितना हो गया, -1 हो गया। और अब दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड कर देता हूं। जैसे ही इन दोनों को ऐड करूंगा उससे क्या होगा, उससे बेटा आपका A5 A5 कटा, A7 A7 कटा, सिर्फ E1 वाले 2 बार बच जाएंगे। तो 7 की पावर 5 प्लस ये -1 हो गया 2 टाइम्स A6 + A8 एंड सो ऑन बन जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो तो 7 की पावर 5 -1/2 ये आ गया। देखो 7 की पावर 5 -1/2, सो बी ऑप्शन आ गया 7 की पावर 5 -1/2। ये बिल्कुल सही है हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स, जो नंबर ऑफ कोफिशिएंट जब x की पावर 2 वाला 2 से डिविजिबल वाले कोफिशिएंट्स का सम ही तो निकालना है यार। एक्चुअली क्वेश्चन बाइनोमियल का है, देखने में पीएनसी का बना रखा है। देख लो भाई, क्या आपको बात समझ आ गई है। बी ऑप्शन के लिए मैंने x को 1 और -1 डाला, 2 2 के गैप्स के लिए हम यही करते हैं। अब हमें ए ऑप्शन में 3 3 के गैप्स बनाने हैं, 6 9 12। याद करो 3 के गैप्स कैसे बाइनोमियल थ्योरम में क्रिएट होते थे, ओमेगा का इस्तेमाल करके, राइट, ओमेगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का इस्तेमाल करके होते हैं। अब देखो पूरा बाइनोमियल थ्योरम बन गया भाई, यहां पे पूरा बाइनोमियल थ्योरम बन गया है। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, बाइनोमियल से ये वाला निकालूंगा ए पार्ट। मुझे x को 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों डालना होता है 3 के गैप बनाने के लिए। तो x को 1 डालेंगे, x को ओमेगा डालेंगे, x को ओमेगा स्क्वायर, याद करो क्लास नोट्स की चीजें। तो 1 का मतलब 7 की पावर 5 A5 + A6 + A7 + A8 अप टू A35, करेक्ट। और ओमेगा डालते ही 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा क्यूब, 3 3 बना के 0 देगा। सिर्फ 7 टर्म है, 3 3 तो 0 दे देंगे, ओमेगा की पावर 35 बन जाएगा, ओमेगा की पावर 35 बन जाएगा लास्ट टर्म में, राइट। बाकी 3 3 करके कट गए होंगे। ओमेगा की पावर 35 कितना होता है, ओमेगा की पावर 33 तक 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया है, ओमेगा स्क्वायर हो गया जो हो गया A5 ओमेगा 5, A6 ओमेगा 6, A7 ओमेगा 7, ऐसे करते करते A35 ओमेगा 35, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल कर रहा हूं। एंड लास्ट में ओमेगा स्क्वायर डालेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4, ये भी 3 3 करके कटेंगे। ओमेगा की पावर बेटा कितनी बनेगी, ओमेगा स्क्वायर की पावर 35, ओमेगा स्क्वायर की पावर 35 बनेगी। आई होप समझ आ रहा है भाई तुम्हें। यानी ओमेगा की पावर 70 बन गई, 69 तक 1 हुआ तो ये बन गया ओमेगा, ओमेगा बन गया बेटा ये। A5 ओमेगा की पावर 10, A6 ओमेगा की पावर 12 बन जाएगा वहां। A7 भाई A7 x की पावर 7 था ना, या तो 14 बन गया, ओमेगा की पावर 14 बन गई। और लास्ट में A35 ओमेगा की पावर 70 बन गई बेटा, ठीक है। ऐड कर देते हैं तीनों इक्वेशंस को, तीनों इक्वेशंस को बेटा ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 की पावर 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और राइट साइड में अब अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे बेटा, ये वाला 0 बन जाएगा। देखो ऐसे ऐड करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है, तो A5 कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। A6 वाली टर्म 3 बार बच जाएगी, देखो ये टर्म 3 बार, ये भी 1 होता है, ये भी 1, A6 3 बार बच गई। ये वाली फिर से तुम देखोगे 0 बन जाएगी, ये ओमेगा स्क्वायर। A7 कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर फिर से 0। तो 3 3 के गैप्स के बाद टर्म्स क्रिएट बेटा हो जाती हैं। याद आ रहा है, क्लास नोट्स का बाइनोमियल सीरीज आप लोगों को कराई गई थी क्लास में ऐसी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 कॉमन, A6 बचेगा, फिर A9 वाला बचेगा, A12 वाला बचेगा, और लास्ट में A33 वाला बचेगा। 3 के मल्टीपल वाले सिर्फ बच जाएंगे क्योंकि ओमेगा क्यूब का फैक्टर 1 होता है।
बस यही तो चाहिए था। अच्छा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1, तो 7 की पावर 5 -1 अपॉन 3, ये हो गया A6 प्लस A9 प्लस A12 अप टू A33, यही सम निकालना था। तो ए ऑप्शन हमारा 7 की पावर 5 -1 अपॉन 3, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया बेटा, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया है। अच्छा हो गया कि नहीं? अच्छा हो गया भाई। चलिए थर्ड देखते हैं, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर सेटिस्फाइंग P सच दैट K इज डिविजिबल बाय 4। अब आपको 4-4 का गैप बनाना है। 4-4 का गैप कैसे बनता है सर? सोचने वाली बात है। 4-4 का गैप, जैसे 3 का गैप क्यूब रूट से बनता है, 4 का गैप बेटा आयोटा से बनता है। तो सेम यही चीज कंसीडर करता हूं। करो जरा पॉज करके भाई, सारा कुछ रिवाइज हो गया यहाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, पीएनसी। अब हमें क्या चाहिए? 4-4 का गैप चाहिए बेटा। तो अब हम आयोटा का इस्तेमाल करेंगे, आयोटा का इस्तेमाल करेंगे। हमें चाहिए A4 का चाहिए ना मल्टीपल, तो A8 से शुरू करना है हमें, A8 से शुरू करना है, A12 करना है, A16 करना है, A32 तक हमें जाना है। ये चाहिए हमें सी पार्ट के लिए, राइट? सी पार्ट के लिए हमें ये चाहिए, यही चाहिए था। 8, 12, 16 कैसे निकालें? आयोटा डालते हैं। देखो आयोटा डाल के क्या होगा, पुट x इक्वल टू आयोटा। आयोटा डालेंगे तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5, आयोटा 6, आयोटा 7 होल टू द पावर 5। लेफ्ट साइड में आ जाएगा A5, आयोटा 5 होता है आयोटा, A6 आयोटा 6 होता है -1, A7 आयोटा 7 होता है माइनस आयोटा, A8 आयोटा 8 होता है 1। करेक्ट? इस तरह से हमारे पास बनता जाएगा, और इस तरह से आगे भी डॉट 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 लगा देता हूं। अच्छा, लेफ्ट साइड में देखो क्या होगा। आपको एक बात पता है बेटा कि आयोटा और आयोटा क्यूब कट जाते हैं, आयोटा स्क्वायर और आयोटा 4 कट जाते हैं, तो 4-4 करके कट जाते हैं। आयोटा 5 और आयोटा 7 भी कट जाता है, वो आयोटा होता है, वो माइनस आयोटा होता है। आयोटा 6, 6 5 30, आयोटा की पावर 30 बची है। आयोटा की पावर 30 क्या होती है? आयोटा की पावर 30 बचती है, जो है आयोटा की पावर 28 इंटू आई स्क्वायर, ये होता है 1। 4 का मल्टीपल -1 हो गई, -1 आ गया बेटा। ये टर्म क्या हो गया? लेफ्ट साइड -1 हो गया है पूरा। क्या आपको समझ आ गया है? ये पूरा -1 हो गया है। और राइट साइड में रियल पार्ट्स अलग करो, -A6 प्लस A8 माइनस A10 प्लस A12 ऐसे चलता जाएगा, और प्लस आयोटा टाइम्स A5 माइनस A7 प्लस A9 माइनस A11 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो रियल पार्ट इक्वेट करेंगे इस चीज को -1 के बराबर। सो माइनस A6 प्लस A8 माइनस A10 प्लस A12 एंड सो ऑन, ये चीज हो गई हमारी -1। ऑल्सो सारे के सारे इवन वालों का सम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। A6 कहां गया? ये वाला। अच्छा, इसको B कर देता हूं, ये A नहीं है। अच्छा, A ही तो था ये। हाँ, B पार्ट पहले था, ये वाला B था। इसका आंसर हमारा आ चुका है 7 की पावर 6 -1/2, सारे के सारे इवन वाले का। 7 की पावर 6 -1/2, ये किसका आंसर आ चुका है? जब A6 प्लस A8 प्लस A10 ऐसे करते करते सारे थे। तो इन दोनों को बेटा अगर अब मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, तो माइनस वाला साइन, ये वाले कट जाएंगे बेटा। A6 कट जाएगा, A10 कट जाएगा, तो A8 बचेगा, A12 बचेगा। 4-4 का गैप क्रिएट हो गया। अब देखो, जिनको ये सर आप ये कैसे कर रहे हो, हमें तो पता ही नहीं है, तो बेटा पहले बाइनोमियल थ्योरम की सीरीज पढ़िए आप, वहां ये सब पढ़ाया जाता है कि कैसे ये थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। तो A8 प्लस A12 प्लस A16 एंड सो ऑन, 2 बार बनेगा ये सब भी। और राइट साइड में होगा 7 की पावर 6 -1/2 और एक -1 ऑल्सो। एलसीएम ले लीजिए, तो 7 की पावर 6 -1 -2 हो गया -3/2 और बाई 2 मिला के हो गया 4। ये आ रहा है भाई, ये आ रहा है भाई। 7 की पावर 6 -3/4, 7 की पावर 6 क्यों ले लिया मैंने? 5 ही तो चल रही थी पावर। अरे यार, पावर तो 5 चल रही थी ना, 5 चल रही थी, मैंने 6 क्यों लिखा है?
7 की पावर 5 था यहां सब में। सेवन की पावर 5 -3/4 बेटा, ये हमारा जो है बन गया ये भी हमारा जो है बन गया है, सी ऑप्शन भी बन गया है ना। जबरदस्त, एक क्वेश्चन के अंदर इतने क्वेश्चंस हैं। और लास्ट वाला है नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स सेटिस्फाइंग p सच दैट k इज 33। अब तुम चाहते हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 33 निकालना, बस x की पावर 33 का निकालना है बस अब तुमने। तो सर हम इसमें लगा सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 33, ये मेथड भी लगा सकते हो, बट एक इसका शॉर्टकट बताता हूं तुम्हें। शॉर्टकट बताता हूं बेटा, देखो कैसे। 33 इज अ वेरी वेरी बिग नंबर, 33 इज वेरी बिग, क्योंकि मैक्सिमम पावर ही 35 है, मैक्सिमम पावर ही 35 है यार। तो 33 कैसे निकाला जाए? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 33 का मतलब हो गया कि आपके बहुत सारे नंबर साथ होंगे। एक पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था ना, सम ऑफ डिजिट्स इज 59, फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स ऑल्सो डिविजिबल बाय 11 भी निकलवाया था। तो वहां भी बहुत बड़ा नंबर हो गया था 59, 63 के बहुत क्लोज था। वैसा ही कुछ हो गया। अब मुझे सम ऑफ डिजिट्स क्या चाहिए? सम ऑफ डिजिट्स चाहिए 33, और हर एक डिजिट 1 से 7 तक है। तो भाई वही लगा देता हूं अपना, वही लगा देता हूं कि भाई आपके 7777, मैक्सिमम 35 हो सकता है, 33 चाहिए। बिल्कुल डिफरेंट मेथड हो गया। देखो 7777 और 5, 28 और 5 कितना होता है? 33 होता है बेटा। एक केस तो 33 का ये बन जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स 33 चाहिए ना तुम्हें, तो k की वैल्यू 33 चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स 33। इसके 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। और क्या हो सकता है भाई? इसका एक वैल्यू से दे दो, 7 से ज्यादा तो जाना भी नहीं है। 6 6 कर दो, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 10 ये हो गए, 5 ये हो गए हैं, करेक्ट। और क्या हो सकता है? और सोचिए क्या हो सकता है। अब अगर इसकी वैल्यू कम करी, इसको दी, तो 7 तो बढ़ जाएंगे, उतने ही रहेंगे। और तो कुछ नहीं हो सकता यार, 7 से बढ़ा नहीं सकते। देखो किसी भी डिजिट को 7 से बड़ा कर ही नहीं सकते। 7 तक लिखी हुई है ना डिजिट, ये देखिए। तो इतना ही आ रहा है मेरे ख्याल से, 15 आ रहा है, 15 ही आएगा। 2 ही केसेस बनेंगे, 2 ही केसेस बनेंगे। सो आंसर बन जाएगा 15, डी ऑप्शन का। खतरनाक क्वेश्चन है भाई, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। अब तुम बोलोगे सर इतना बड़ा आएगा तो छोड़ दूंगा। भाई हो सकता है ना एक आध पार्ट बना दें, आपसे एक आध पार्ट पूछ लें इसका, ठीक है। तो ये एक मास्टर प्रॉब्लम हो गया जिसमें आपने पीएनसी का बेगर्स मेथड, कोफिशिएंट मेथड, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन, सारी चीजें इसके साथ हमने कर ली हैं इस क्वेश्चन में, राइट। ब्रेन टीजर नंबर 22। कल भी देखो 12 वाला बढ़िया था, आज भी 22 नंबर बढ़िया हो गया। तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको 22 नंबर करवाया। चलिए अब 23 नंबर होमवर्क है, ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा है, बट इसमें भी अपर बाउंड वही लगेगा, कोफिशिएंट मेथड। देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच 2n ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप, 2n of another type, 2n of third type can be divided between 2 person so that each may have 3n objects। ठीक है, तो अब थोड़ा सोचना होमवर्क में करना है, नहीं तो होगा तो मैं डिस्कस करूंगा कल। ठीक है भाई, चलिए अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है बट जबरदस्त प्रॉब्लम। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट दिस satisfying the property that no two consecutive numbers are element of a set। क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि भाई नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 9 होता है, नॉन एम्प्टी मतलब 2 की पावर 9 माइनस 1, एक 5 हटा दिया। बट उसमें भी पूछ रहे हैं ऐसे वाले बताइए जिसमें नो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर एलिमेंट्स ऑफ सेट। मतलब अगर 1 आ गया 2 नहीं आना चाहिए, 2 आ गया तो 3 नहीं आना चाहिए, समझ गए ना। कॉन्जिक्यूटिव नहीं आना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव नहीं आना चाहिए। तो देखो वही रिकर्सिव से करते हैं। an हमने मान लिया नंबर ऑफ सेट्स, ऐसे सेट मान लिए जब कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं आ रहे हैं बेटा, नहीं आ रहे हैं। तो an क्या हो जाएगा, देखो अगर तो पहला नंबर 1 है, अगर फर्स्ट 1 सेलेक्ट हो रहा है, 1 सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो अब 2 तो आएगा नहीं, तो बचे 3 से लेके n तक। अभी n ले लेते हैं ना, 1 2 3 4 अप टू n तक ले लेते हैं। फिर से रिकर्सिव का एक क्वेश्चन आ गया भाई हमारे सामने। और भी मेथड हो सकते हैं, देखो मेरा माइंड तो रिकर्सिव की तरफ चला क्योंकि मुझे दिख रहा है 1 है या नहीं है, इस बात पे पूरी सीरीज रिपीट हो सकती है। तो 1 अगर लिया है तो अब 2 तो नहीं आएगा।
अब 3 4 5 6 7 8 9 इन n-2 नंबर में आप फिर से कह सकते हैं कि 1 अगर आया, केस 1 इज सेलेक्टेड, देन नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा, an-2 हो जाएगा भाई, an-2 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 1 अगर आ गया तो 2 तो नहीं आएगा। बचे हुए में से आपको यही करना है, n-2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में से कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं आने चाहिए, तो an-2 हो जाएगा आंसर। केस 2, 1 इज नॉट सेलेक्टेड, अगर 1 सेलेक्ट नहीं हुआ तो भाई साहब 2 तो आ सकता है, 2 में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले भी सकते हो। तो बचे n-1 नंबर में कुछ भी आ सकता है, यानी an-1 हो जाएगा इसका आंसर। और an की वैल्यू, यही 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है an में, या तो 1 सेलेक्ट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। सो an इज इक्वल टू an-2 प्लस an-1। रिकर्सिव रिलेशन फिर से हमारे पास क्रिएट हो गया है भाई, रिकर्सिव रिलेशन फिर से क्रिएट हो गया है। बस अब तो फिर से वही a1 a2 a3 निकालो। a1 नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, एक ही एलिमेंट, a1 का मतलब एक ही एलिमेंट था, सिर्फ एक एलिमेंट है तो एक ही सबसेट बनेगा, नॉन एम्प्टी 5 तो लेना नहीं है, a1 1 हो गया। a2 1 2 है अगर हमारे पास, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे, 5 तो लेना नहीं है, 1 2 ले नहीं सकते, 1 सिर्फ 1 या सिर्फ 2, 2 ऐसे सबसेट्स बन जाएंगे, आइदर ओनली 1 और ओनली 2, 2। तो a1 a2 आ गए, बस अब तो रिकर्सिव में डाल दो। सो a3 हो गया, इन दोनों का सम 3, a4 हो गया, इन दोनों का सम 5, a5 हो गया, इन दोनों का सम 8, सही बोल रहा हूं ना, हाँ। a6 हो गया, 8 5 13, a7 हो गया, 13 और 8 21, a8 हो गया 34, a9 हो गया, a9 निकालना है, 9 एलिमेंट्स थे, 55, a9 की वैल्यू 55 आ रही है भाई, 55 हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था ये भी, रिकर्सिव रिलेशन, रिकर्सिव टाइप का फिर से इसमें रिलेशन बन गया। चलो भाई, बहुत सारे रिकर्सिव के हो गए, बहुत सारे बेगर्स मेथड के क्वेश्चंस हो गए हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ये भी वैसे इसमें हल्का फुल्का लगेगा, देखते हैं क्या लगेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1/x प्लस 1/y इज 1/100। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 1/x प्लस 1/y 1/100 हो जाए, ऐसे आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं इसके, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y। अब तुमने ऐसे क्वेश्चन में जनरली देखा है, या तो x प्लस y होता है या x इंटू y होता है ना, प्रोडक्ट भी होता है, तब भी हम प्रोडक्ट ऑफ 2 डिवाइजर्स में कर लेते हैं, प्लस में तो हम बेगर्स मेथड लगा लेते हैं, बट ये रेसिप्रोकल दे दिए, 1/x प्लस 1/y दे दिया। अब क्या करें सर, यही तो बात है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें एक छोटी सी ट्रिक लगा रहा हूं, लेके इसको इजी में जाऊंगा, इन्हीं क्वेश्चन में लेके जाऊंगा। कैसे, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 100x प्लस 100y इज इक्वल टू x इंटू वाई, राइट। 100x प्लस 100y इक्वल टू x इंटू वाई। अब देखो इस चीज को मैं प्रोडक्ट में लिखना चाहता हूं, तो ये एक तरह से हाइपरबोला जैसा नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ऐसा तुम करते थे कि इसको लिख लो x माइनस 100 इंटू वाई माइनस 100 इक्वल टू 100 स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं इस रिलेशन को, ऐसे सोच के देखो, अगर इसे ब्रैकेट खोलूंगा, x इंटू वाई आ गया, माइनस 100y आ गया, और माइनस 100x उधर ले जाओ, और 100 स्क्वायर आया तो राइट में भी 100 स्क्वायर लिख दिया बेटा, है ना। इस तरह का फैक्टराइजेशन बहुत यूज होता है, वैसा ही कुछ बना दिया मैंने। अब इसको मान लेते हैं कैपिटल X और इसको मान लेते हैं कैपिटल Y। तो कैपिटल X इंटू कैपिटल Y 100 का स्क्वायर हो गया, तो हमारे पास आ गया कैपिटल X इंटू कैपिटल Y 2 इंटू 5 10 की पावर 4 हो गया, यानी 2 इंटू 5 की पावर 4। तो x इंटू y 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। बस अब तो नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने होते हैं, ऐसे में नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने होते हैं जब भी आपको ऐसे है। तो x पॉजिटिव ही है, y पॉजिटिव ही है। अब ये क्यों है, x तो कुछ भी हो सकता था सर, x माइनस 100 है। यही सोचने वाली बात है कि स्मॉल x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। इनफैक्ट सिर्फ ग्रेटर देन 100 ही है, इक्वल भी नहीं हो पाएगा, 100 से हमेशा बड़ा ही होगा। स्मॉल y भी हमेशा ग्रेटर देन 100 ही होगा। तो हमें हमेशा इसके पॉजिटिव डिवाइजर ही निकालने, क्योंकि प्रोडक्ट में जीरो तो वैसे भी नहीं आएगा, x और y की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती ना, वरना तो 0 इंटू 0 0 इंटू एनीथिंग वो नंबर बनेगा ही नहीं। तो पॉजिटिव डिवाइजर ही निकालने हैं। ऐसा कैसे पता मुझे
भाई देखो, अगर तुम्हारा x 100 से छोटा रख दिया तो ये रिलेशन वैलिड ही नहीं हो पाएगा। सोच के देख लो, सोच के देख लो। अगर तुमने 1/100, ये दो नेचुरल नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम ये है। अगर ये मान लो 1/99 हो गया तो 1/y तो 1/100 माइनस 1 भाई, अगर देखो ऐसे सोच लो, 1/y हो गया 1/100 माइनस 1/x, एलसीएम ले लो, सो x माइनस 100 अपॉन 100x हो गया। बट आपका y पॉजिटिव है तो 1/y भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो x हैज टू बी ग्रेटर देन 100, x हैज टू बी ग्रेटर देन 100। ये देखो तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो x को 100 से बड़ा ही होना पड़ेगा, स्मॉल x को, यानी कैपिटल X को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो आपको बस इसके क्या करने हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन एक्सप्रेस अ नंबर 10 की पावर 4 इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर। तो तुम्हें पता है ऐसे में तो नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने होते हैं, बस दैट्स इट, नंबर ऑफ डिवाइजर ही निकालने हैं। ऐसा पिछले लेक्चर में भी आया था भाई। तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, पावर में एक जोड़ देते हैं, 25 हमारा आंसर होना चाहिए। 25 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये मतलब ये समझ लो लेवल वाइज है क्वेश्चन। तुमने क्लासेस में जनरली जो करे हैं इस तरह के करे हैं, x इंटू वाई 300, मैंने तुम्हें ये करवाया हुआ था, x इंटू वाई का प्रोडक्ट 76500 में एक्सप्रेस किया था, प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर में 120 आंसर आया था। फिर एक तुम्हें करवाया था x इंटू वाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 300 पे कितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं, है ना। बट उसी का अब ये थोड़ा सा एक अलग वर्जन हो गया कि भाई हमें पहले ये करना पड़ा, फिर कैपिटल X कैपिटल Y मानने पड़े, फिर वो देखा कि वो भी पॉजिटिव, और उसी तरीके से फिर आगे जाके क्वेश्चन तब्दील हो गया है, वही चीज। गॉट इट, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रेन टीजर 25 हो चुका है। अच्छा, अब एक तरीके का सवाल जो तुमने किया होगा वो देखो, तुमने ये किया होगा, मैं उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं। या ऐसे सोच लो कि जब आपके पास एक हेक्सागन होता है, वो सॉरी एक पॉलीगन होता है, तो आपको एक ट्राइंगल बनाने वाले क्वेश्चन ऐसे मेंस में भी आए हुए हैं, है ना। ये थ्योरी मैंने दे दी है, सच दैट number of triangle such that vertices of n-sided polygon, total number of triangle having two sides common, number of triangle having one side common, number of triangle having no side common with the vertices of polygon। अब ट्राइंगल के क्वेश्चन तो तुमने करे हुए होंगे, ये शायद याद भी किया होगा टेबल थ्योरी में। बट अगर मैं मान लो सेम क्वेश्चन दे देता हूं पॉलीगन का, पॉलीगन में पॉलीगन ही सेलेक्ट करना है। अभी तक तुम क्या करते थे भाई, जैसे मान लो ये तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागन दे दिया या डेकागन दे दिया, कुछ भी दे दिया, और उसमें आपसे ट्राइंगल सेलेक्ट कराते थे कि सच दैट भाई ट्राइंगल की कोई भी साइड कॉमन ना हो, जैसे कि एक ये हो गया, कोई भी साइड कॉमन नहीं है विद द साइड ऑफ पॉलीगन, ऐसे क्वेश्चंस ट्राइंगल सेलेक्ट करने के। बट मैं अब दे रहा हूं तुम्हें हाउ मेनी हेक्सागन्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, मतलब एक पॉलीगन ही दे दिया बाय ज्वाइनिंग वर्टाइसेस ऑफ अ क्विन डेकागन, 15 साइड वाला क्विन डेकागन, सच दैट none of the side of hexagon is also the side of quindecagon। मतलब कोई भी दो साइड कॉमन नहीं होने चाहिए किसी की भी, समझ गए। यानी जैसे ट्राइंगल वाले में ये वाला केस होता था, जब पॉलीगन में एक ट्राइंगल सेलेक्ट करते थे तो ये होता था। ये भी बाय द वे आपको आना चाहिए, डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आया हुआ एक बार, 12 साइडेड का दिया था, इनकी वैल्यू 12 डालनी थी बस, इसमें 2023 में आया था मेंस में। बट एडवांस में वो एक लेवल ऊपर जा सकते हैं कि भाई आपसे ट्राइंगल सेलेक्ट ना करने की जगह एक पॉलीगन के अंदर येट अनदर पॉलीगन ही सेलेक्ट करवा लें, और सच दैट नो साइड इज कॉमन। तो अब ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो अब 15 साइड्स हैं, देखो साइड कॉमन कब आएगी, जैसे ये साइड कब आएगी, जब जो 6 वर्टेक्स सेलेक्ट कर रहे हो, हेक्सागन सेलेक्ट करना है ना, तो जो 6 वर्टेक्स सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें से बेटा कोई से भी दो अगर एडजेसेंट सेलेक्ट हो गए तो साइड कॉमन आ जाएगी, है ना। सो साइड ऑफ hexagon will be common with side of quindecagon, या जो भी पॉलीगन कह देता हूं, पॉलीगन if two adjacent vertices are selected, अगर तो दो एडजेसेंट वर्टाइसेस बेटा सेलेक्ट हो गए तो फिर आपकी साइड ऑफ क्विनडेकागन और साइड ऑफ हेक्सागन सेम हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी साइड कॉमन ना आए, यानी जो कोई भी दो वर्टेक्स एडजेसेंट सेलेक्ट नहीं होने चाहिए, राइट। सो देयरफॉर वी वांट टू सेलेक्ट 6 vertices out of
15 such that no two vertices are consecutive. यही तो आप चाहते हो, नो टू वर्टाइसेस आर कॉन्सिक्यूटिव। तो एक काम करते हैं हम ना, जो सेलेक्ट हो रहे हैं उसे एस कह देते हैं, जो सेलेक्ट हो रहे हैं 6 सेलेक्ट होंगे उनको एस कह देते हैं, और जो डोंट नॉट सेलेक्टेड है, नॉट सेलेक्टेड वर्टाइसेस हैं उनको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन में 6 तो एस होंगे क्योंकि 6 है, और 15 थे 6 सेलेक्ट हुए, मतलब 9 तो एक्स होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, 9 एक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स हो गए। और अब इन 9 एक्स के बीच में हमें 6 एस डालने हैं, यही तो क्वेश्चन हुआ। क्योंकि बीच में क्यों डालने हैं, गैप्स में डालने हैं, सो दैट कोई अगर गैप्स में आ गए, मान लो एक यहां आ गया एक यहां आ गया, तो तुम्हारे साथ में नहीं हुए, 3 बीच में नॉन सेलेक्टेड आ गए, पहला ये सेलेक्ट हुआ, 3 बीच में नॉन सेलेक्ट, फिर सेलेक्ट। सो दैट इज हाउ ये इंश्योर हो जाएगा दैट नो वर्टेक्स नो साइड इज कॉमन बिकॉज नो टू वर्टाइसेस आर कॉन्सिक्यूटिव। ठीक है, तो अब ये वाली बात हो गई, इतनी बात समझ आ गई कि हम चाहते हैं जो 6 एस हैं वो इन 9 एक्स की गैप्स में प्लेस होने चाहिए। ये तो हो गई बात। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और है। क्या ट्विस्ट है, देखो, क्योंकि पॉलीगन ऐसे शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है और वापस वहीं आ जाता है। भैया ये तो आपने स्ट्रेट लाइन बना दी ना, बट ऐसा थोड़ी होता है, ये ऐसे होंगे ऐसे होंगे। तो एक्चुअली आपका अगर तो देखो बेसिकली प्रॉब्लम सिर्फ कोने में आएगी, क्योंकि ये कोना, इसका कोना और इसका कोना एक्चुअली सेम बन जाएगा, वो जो गैप है वो अलग अलग गैप नहीं है। तो हम केसेस बना लेते हैं, केस बना लेते हैं कि भाई मान लेते हैं ये वाला तो सेलेक्ट हुआ है, दिस इज सेलेक्टेड, ओके, दिस इज सेलेक्ट, एरो का मतलब सेलेक्टेड, यहां पे एक एस आएगा। अब मुझे यहां पे तो अब रख नहीं सकता इस गैप में, क्योंकि यार ये और वो गैप तो सेम बन जाएगा पॉलीगन में आके, है ना, समझ रहे हो ना। तो पहला सेलेक्ट हुआ है, इसका मतलब है पहला सेलेक्ट हुआ है। तो अब जो लास्ट वाला होगा नॉन सेलेक्टेड, यानी जो भी नंबर होगा उसका, उसके आगे कोई सेलेक्टेड नहीं हो सकता, वरना वो सेलेक्ट ये वाले दोनों कॉन्सिक्यूटिव बन जाएंगे, है ना। तो मैं क्या चाहता हूं, अब एक अगर सेलेक्टेड ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 गैप में वो वाला नहीं लूंगा, वो वाला नहीं लूंगा, क्योंकि अभी बताया वहां पे भी अगर तुमने किसी एस को बैठा दिया तो ये दोनों एस साथ हो जाएंगे भाई, घूम फिर के वहीं आ जाएगा ना पॉलीगन। तो अगर एक एस आ चुका है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कोई से भी 5 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूं। 5 क्यों, एक ऑलरेडी हो चुका है। सो 8C5 इस केस के आंसर्स हो जाएंगे, क्योंकि एक सेलेक्टेड ऑलरेडी है, इन गैप्स में से 5 और सेलेक्ट कर लिए तो टोटल 6 वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए, पॉलीगन बन गया, हेक्सागन बन गया, नो टू कॉन्सिक्यूटिव बिकॉज गैप्स वाले आपने सेलेक्ट करे हैं बेटा। गॉट इट। और दूसरा केस क्या हो सकता है, बिल्कुल इसका उल्टा, कि पहला एस जो तुमने यहां बैठा रखा है इस बार, अब तुम उसको यहां की जगह यहां बैठा दो भाई, पहला एस यहां सेलेक्ट करा दो। सर ये तो सेम बन गए, नहीं सेम नहीं बने ना बेटा, यही तो समझने वाली बात है, सेम नहीं बने हैं, सोचो कैसे। तो यहां नहीं आ सकता, अब 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 8C5 इसका भी आंसर हो जाएगा बेटा, इसका भी आंसर 8C5 हो जाएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो दोनों सेम है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लो ये सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हुआ और ये सेलेक्ट हुआ, 1 2 3 4 5, और मान लो ये भी सेलेक्ट हुआ। गॉट इट। तो हमारा हेक्सागन कैसा बना, पहला सेलेक्ट, दूसरा तीसरा सेलेक्ट नहीं, यानी जो हेक्सागन बना वो बना A1 से, फिर 2 सेलेक्ट नहीं हुए, चौथा हुआ यानी A1 A4, ये A1 हो गया, ये A4 हो गया, फिर 5 6 नहीं हुए, 7 हो गया A7, फिर ये नहीं हुआ, सॉरी ये नहीं हुआ, 8 9 सेलेक्ट नहीं हुए, 10 सेलेक्ट हो गया, फिर 11 नहीं हुआ, 12 सेलेक्ट हो गया, 13 नहीं हुआ, 14 सेलेक्ट हो गया, और 15 सेलेक्ट नहीं हुआ। ये वाला आपका पॉलीगन बना होगा। अब जरा सेम सिचुएशन यहां रख के देखते हैं तो होगा क्या ना, चलो यही वाले अब मैं लिख देता हूं, ये वहां पे रख दिया, सेम लिख लेता हूं, ये 1 2, ये वाला तुमने एस सेलेक्ट करा था, एक गैप लेके ये वाला करा था, फिर एक गैप लेके ये वाला करा था, और फिर ये वाला किया था, करेक्ट, 3 साथ में लिए थे ये 3, करेक्ट। तो जरा अब इसको देखते हैं क्या बनेगा। इसका पहले 2x का मतलब दोनों सेलेक्ट नहीं हुए, A3 सेलेक्ट हुआ है, सीधे क्या हुआ, 3rd वर्टेक्स सेलेक्ट हुआ, 4th 5th नहीं हुए, 6th सेलेक्ट हुआ, है ना, 7th 8th नहीं हुए, 9th हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 14 नहीं हुआ, 15th हुआ। तो क्लियरली डिफरेंट पॉलीगन बना ना, देखो डिफरेंट पॉलीगन बना, वो तो बनेगा ही ना यार, क्योंकि लास्ट वाला डिफरेंट हो गया, फर्स्ट वाली डिफरेंट बात हो गई। 2 केसेस तो ये बन गए, एक और केस बनेगा, बताओ कौन सा।
सर कोने वाले दोनों ही नॉन सेलेक्टेड हो जाएं भाई, सेलेक्ट जो भी तुम 6 कर रहे हो बीच के एरोस से ही हो जाएं। सो केस 1 ये हो गया कि ये वाला सेलेक्ट, पहला वर्टेक्स सेलेक्ट लास्ट सेलेक्ट नहीं, और केस 2 हो गया लास्ट सेलेक्ट पहला नहीं। ये समझ लो A1 सेलेक्टेड A15 नॉट सेलेक्टेड, इसका मतलब है A1 नॉट सेलेक्टेड A15 सेलेक्टेड। और केस 3 हो जाएगा बेटा, केस 3 हो जाएगा ना तो A1 नॉट A15, यानी बीच में ही ये जो 9 थे डोंट सेलेक्ट वाले, उनके आप 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस जो हैं, बस पहला और लास्ट भूल जाइए, इन 8 में से ही कोई 6 सेलेक्ट कर डालिए। 8C6 हो गया बेटा इसका आंसर। 6 सेलेक्ट करने ना हेक्सागन के लिए, तो 8C5 प्लस 8C5 प्लस 8C6, तो आंसर होना चाहिए 8C5 प्लस 8C6 प्लस 8C5। 2 बार 8C5 आएगा, 1 बार 8C6 आएगा बेटा। कैलकुलेशंस कर लेना, आई थिंक अब आपका आ जाएगा आंसर। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वही जो ट्राइंगल के क्वेश्चन तुमने करे हैं उसी को एक तरह से मैंने हेक्सागन, क्या किसी भी पॉलीगन में जनरलाइज हो जाएगा। हेप्टागन हो, सेम सेम फंडा, बिल्कुल सेम। 6 की जगह 5 कर लेना, 7 कर लेना, इधर 6 कर लेना, उधर जितने भी हैं वो 15 की जगह जितने बचे सारे के सारे आप वैसे ही कर सकते हैं बेटा। समझ गए? तो ये मैंने एक तरह से जनरलाइज करके कोई भी पॉलीगन के अंदर कोई भी पॉलीगन सेलेक्ट करना हो सच दैट नो टू साइड्स आर कॉमन, तो आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट बेटा लगा सकते हैं, राइट। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया है। 26 नंबर, 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर पे आते हैं। 27 नंबर, चलिए अब ज्यादा नहीं बचे, थोड़े से बचे हैं। 27 नंबर कर लेते हैं। एक और बड़ा प्यारा प्रॉब्लम है, ये भी ट्राई जरूर करिएगा। 2 करेंगे अब, 2 मैं होमवर्क में दे दूंगा आपको। 0 ABCDFG बी अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स हैं जीपी में, ठीक है। लेट स्टार k डिनोट्स द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ k, फॉर एग्जांपल स्टार 6 इज 4 बिकॉज 1 2 3 6 आर डिवाइड। अच्छा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, स्टार का मतलब है नंबर ऑफ डिवाइजर, हमें निकालने आते हैं ना पावर में एक जोड़ के। हाँ ठीक है। इफ स्टार a इज 7, स्टार a 7 है, ऑड है, नंबर ऑफ डिवाइजर ऑड कब होते हैं भाई? आपके पास अगर स्टार a 7 है तो भाई मतलब ये है कि जो a होगा इसमें जो प्राइम फैक्टर हैं वो सारे इवन होंगे। समझ रहे हो ना? कल मैंने बताया था भाई a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 ऐसे होते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स, करेक्ट। तो अब 7 लिखना है तो 7 इंटू 1 ही होगा ये तो, यानी कि आपके पास जो a होगा वो आपका प्राइम नंबर 1 की पावर 6 फॉर्म का ही होगा। खेल समझ रहे हो भाई? क्योंकि 7 तो प्राइम नंबर है खुद ही, 7 को प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स में हम लिख ही नहीं सकते, बट नंबर ऑफ डिवाइजर होता है a+1 b+1 c+1 इस तरह से होता है। तो 7 को 7 इंटू 1 ही लिखा होगा, जहां पे a+1 को मान लो 7 कर दिया तो a हो गया 6 और b+1 1 यानी b हो गया 0। मतलब एक ही फैक्टर है जिसकी पावर 6 आ रही होगी, p1 की पावर a, p2 की पावर b, इस टाइप का ये अगर मैंने ले लिया तो क्लियरली एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसको 6 और इसको 0, एक को 6 एक को 0 दे दो, वो कोई भी हो सकता है। सो a इज ऑफ द फॉर्म एक प्राइम नंबर की पावर 6, तभी इसके 7 डिवाइजर्स आ सकते हैं, ठीक है। सेम लॉजिक अब लगाओ, स्टार g हमें 13 दिया हुआ है, तो स्टार g अगर 13 है, फिर से 13 बीइंग अ प्राइम नंबर इट कैन ओनली बी रिटन एज 13 इंटू 1, यानी आपका एक तो 0 ही होगा और एक 12 हो जाएगी पावर। आई होप ये बात क्लियर है। सो g को आप लिख सकते हो p2 की पावर, कोई नया प्राइम नंबर हो सकता है, पावर 12। p1 p2 सेम भी हो सकते हैं, p1 p2 डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैंने डिफरेंट ले लिए, इन जनरल मैंने लिख दिया है। क्या ये बात समझ आ गई है? तभी तो भाई डिफरेंस उनका उनके नंबर ऑफ डिवाइजर 13 आएंगे ना। 13 कैसे आएगा? 13 इंटू 1 ही लिख सकते हो ना, नंबर ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला ये होता है। चलिए अब क्या करना है, d माइनस सी 432 है, d माइनस सी 432 है। अच्छा तो d को तो एक काम करते हैं, d को लिख लेते हैं, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी है ना, तो d को लिख लेते हैं ए आर क्यूब। d को लिख लिया, a है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और c को लिख लेते हैं ए आर स्क्वायर। तो ए आर क्यूब माइनस ए आर स्क्वायर 432 है, ए आर स्क्वायर कॉमन, r माइनस 1 432 है। अच्छा एक और बात, क्योंकि g और a में भी तो एक रिलेशन होगा, g जो होगा 1 2 3 4 5 6 7वीं टर्म है, तो g हो गया ए आर की पावर 6। g क्या हो गया बेटा? ए आर की पावर 6 हो गया। समझ गए। और g की जगह आप डाल दो p2 की पावर 12 और a की जगह डाल दो p1 की पावर 6।
r की पावर 6, तो पावर 6 तो हटा ही दो, p2 स्क्वायर हो गया p1 इंटू कॉमन रेशियो। ठीक है, सारे पॉजिटिव हैं तो प्लस वाला ही ले लिया। सो कॉमन रेशियो इज ऑफ द फॉर्म p2 स्क्वायर अपॉन p1। कॉमन रेशियो इस फॉर्म का आ गया भाई, p2 स्क्वायर अपॉन p1। ठीक है, तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज और पीएनसी का मिक्सचर का क्वेश्चन है भाई। अच्छा, कॉमन रेशियो की वैल्यू यहां डालते हैं, r की वैल्यू ये जो निकाली है इस इक्वेशन में, a की भी डाल देते हैं। सो p1 की पावर 6, r स्क्वायर की जगह आ जाएगा p2 की पावर 4, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर अपॉन p1 माइनस 1 इज 432, p1 स्क्वायर कट गया, इनफैक्ट p1 क्यूब कट गया, तो p1 की पावर 3, p2 की पावर 4 बच जाएगा, p2 स्क्वायर माइनस 1 इज 432। बेसिकली मैंने क्या किया यार, p1 p2 में एक इक्वेशन बना लिया, दैट्स इट। क्योंकि मुझे कॉमन रेशियो और वो सब हटा के मैंने p1 p2 में एक इक्वेशन बना लिया। अब डेटा तो शॉर्ट है, हिट एंड ट्रायल ही मारना है, p1 p2 प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, इस 432 को फैक्टराइज करो, 432 4 5 6 7 8 9, अच्छा 9 से तो कट रहा है, तो 432 डिवाइडेड बाय 27 भी हो रहा है, हाँ 16। तो 432 को लिख लिया 2 की पावर 4 इंटू 3 क्यूब, 2 की पावर 4 इंटू 3 क्यूब। अब देखो हो गया क्वेश्चन, अगर इससे कंपेयर किया जाए बेटा, कंपेयर किया जाए तो हमारा 3 क्यूब जो होगा वो ये वाला होगा p1 क्यूब, और 2 4 जो होगा वो ये होगा, और ये चीज 1 हो रही होगी, देखो ऑटोमेटिकली p1 था यहाँ, ये 1 नहीं है, p1 है, एलसीएम लिया था। तो अगर मैं बोलूं कि भाई p1 तुम्हारा 3 है, p2 तुम्हारा 2 है, तो p2 स्क्वायर 4 माइनस 3 1 ही हो रहा है, ये वाला टर्म इस डेटा को सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, ये इक्वेशन इस डेटा को सेटिस्फाई कर रही है। p1 जो है 3 हो गया, p2 जो है 2 हो गया, बस p1 p2 आ गए हैं, खेल ही खत्म हो गया। अब तो p1 p2 आ गए हैं, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गई है, a हो गया p1 की पावर 6, तो a हो गया 3 की पावर 6, करेक्ट। p1 की पावर 6 था, p1 3 आ गया है। कॉमन रेशियो था p2 स्क्वायर बाय p1 4/3, तो कॉमन रेशियो है 4/3। हमसे क्या पूछा गया है, b बाय 100 निकालना है, तो b हो गया AR 3 की पावर 6 इंटू 4/3, तो 3 की पावर 5 इंटू 4, ये हो गया b बाय 100 का बॉक्स निकालना है। सो b बाय 100 का बॉक्स देख लो भाई, 81 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 25, 9.72, तो यानी बॉक्स इसका बेटा 9 आ रहा है। बॉक्स क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, बॉक्स बेटा इसका 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर इसका 9 होना चाहिए। तो अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा पीएनसी लगा, नंबर ऑफ डिवाइजर्स का कॉन्सेप्ट लगा यहां पे, और फिर आगे सीक्वेंस एंड सीरीज लग गया। चलो भाई, आखिरी सवाल है अब, फिर इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा। तो सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने मोटा मोटा कवर कर लिए हैं। ग्रुप्स हो गया, उसके बाद मैंने आपका बेगर्स मेथड कर लिया, डिवाइजर्स वाले प्रॉब्लम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कॉम्बिनेशंस, सब कुछ, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, सारी चीजें कवर कर ली हैं इस चैप्टर में। एक टॉपिक बस रह गया है, उसी का है ये क्वेश्चन, एक टॉपिक रह गया है जो लास्ट में करते हैं हर बार पीएनसी में। चलो हिंट भी दे रहा हूं, 2 टीचर्स आर इंटरव्यूइंग टॉप 6 स्टूडेंट्स इन एन एग्जाम। अच्छा, एक एग्जाम में टॉप 6 बच्चों का इंटरव्यू होगा। अच्छा, इन 2 डिफरेंट सब्जेक्ट स्टार्टिंग एट द सेम टाइम। अच्छा, 2 टीचर हैं, 2 अलग अलग सब्जेक्ट के, वो हर बच्चे का इंटरव्यू, 6 बच्चों का इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं, मान लो मैथ में और फिजिक्स। सर केमिस्ट्री क्यों नहीं, अरे भाई क्या ही केमिस्ट्री में इंटरव्यू लेंगे। हाँ, तो मैथ्स और फिजिक्स मान लो कि मैथ्स और फिजिक्स में इंटरव्यू लिया जा रहा है। 2 टीचर हैं आपके, जी हाँ, सलीम सर हो गए, और मैथ्स में जिसको भी मान लो यार तुम। और क्या करें भाई, क्या करें, टॉप 6 स्टूडेंट्स, 6 बच्चे हैं, S1 S2 S3 S4 S5 S6। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, पॉज करके ट्राई जरूर करना। ईच टीचर इंटरव्यूज फॉर 15 मिनट्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच इंटरव्यू कैन बी शेड्यूल्ड। अच्छा, समझ गए, कौन सा बच्चा कब जा रहा है, कहां जा रहा है, ऑर्डर कहां जा रहा है और किस पे जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और सेम टाइम पर एक, ऑब्वियसली अब इसका इंटरव्यू अगर मैथ्स में चल रहा है, मान लो S1 का मैथ्स में चल रहा है, तो अब S2 का मैथ्स में नहीं चल पाएगा भाई उस समय, सेम टाइम पे, है ना। तो 2 चीजें हैं, एक तो पोजीशनिंग हमें ऐसे देखनी है 6 बच्चों की, कि भैया हमने मैथ फिजिक्स में कैसे 6 पोजीशन देनी है, 1 2 3 4 5 6, और साथ में फिजिक्स को दूसरा बच्चा उस टाइम फिजिक्स में कौन इंटरव्यू दे रहा होगा।
अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा जरा ट्राई करो, बड़ा बेसिक सा लगता है देखने में बट है बड़ा जबरदस्त। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं फर्स्ट स्टूडेंट S1 को हम 6 तरीके से भेज सकते हैं मैथ्स में, उसे कहां भेज रहे हैं ये डिपेंड करता है ना भाई। S1 जो है पहले सबसे पहले मैथ्स में जाएगा, सेकंड नंबर पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, इसको नंबरिंग कर देते हैं कुछ 1 2 3 4 5 6। तो S1 को मैं मैथ्स का इंटरव्यूज का 6 में से कोई से भी स्लॉट्स में दे सकते। देखो टोटल 12 स्लॉट होंगे, 6 मैथ के 6 फिजिक्स के, करेक्ट। मान लेते हैं S1 को 6 तरीके से मैंने इंटरव्यू में बैठाया। मान लो S1 को तुमने अब यहां बैठा दिया, ठीक है। तो अब S1 जब फिजिक्स का इंटरव्यू देने जाएगा तो S1 यहां नहीं बैठ सकता, बाकी जहां मर्जी बैठ जाए, ठीक है। S1 क्या करेगा, यहां नहीं बैठ सकता, बाकी यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए, यहां जाए। S1 अगर यहां बैठा हुआ है, इस स्लॉट में आया तो इसमें इस वाले स्लॉट में नहीं आएगा, बाकी बचे हुए 5 स्लॉट में आ सकता है बेटा। तो कुछ याद आ रहा है, S1 अपनी जगह में नहीं आ सकता, बाकी किसी की भी जगह आ सकता है। सिमिलरली मान लो S2 को अब तुमने यहां बैठा दिया, तो S2 अब यहां नहीं आ सकता और बाकी 5 किसी भी जगह जा सकता है। तो साफ समझ आ रहा है कि पहले मैथ्स की पोजीशन तो हम 6 फैक्टोरियल तरीके से कर देंगे, करेक्ट, कि भाई पहला बच्चा थे 6 तरीके से, दूसरा 5, बट साथ में करस्पॉन्डिंग फिजिक्स करने के लिए वो अपनी अपनी पोजीशन नहीं ले सकते, यानी डी अरेंजमेंट करना पड़ेगा 6 ऑब्जेक्ट्स का। सो 6 फैक्टोरियल तरह से मैथ्स की इंटरव्यू शेड्यूल हो गया और D6 तरीके से फिजिक्स का इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू D6, 6 फैक्टोरियल इंटू D6 हो जाएगा बेटा फाइनल आंसर, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था ना, कितना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ऐसा क्वेश्चन एडवांस में बिल्कुल आ सकता है, कुछ नहीं लिखना और सीधे सीधे D6 का मतलब समझ रहे हो ना, DN का एक फॉर्मूला होता है, वहां से D6 की वैल्यू आप निकाल लेना। D6 आई थिंक 265 आएगा, D5 तो 44 होता है, वहां तक तो याद ही है। D6 आप DN के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो मैं बता रहा था ऐसा क्वेश्चन बेटा जेई में बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर है, बिल्कुल बिल्कुल दो चीजें मिक्स कर दी, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पहले और फिर एक डी अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट फिजिक्स के अंदर दूसरे सब्जेक्ट में। तो दोनों सब छोटे छोटे टॉपिक्स मिक्स करके एक बड़ा थॉटफुल क्वेश्चन बन गया है। चलिए तो ये हो गया 28 नंबर। अब 2 मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन है, ये भी सोचना। ब्रेन टीजर नंबर 29, छोटा सा क्वेश्चन होता है भाई, देखो ब्रेन टीजर बट दिमाग हिला देता है। बोला ये गया है इस फिगर के अंदर कितने क्वाड्रिलेटरल्स बन सकते हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल्स बन सकते हैं, ये आपको बताना है। अगला ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रीड करिएगा। तो ये दोनों हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और बचे हुए होमवर्क करेंगे, राइट। बाकी एडवांस के पीवाईक्यूज तो करेंगे। अच्छा ये भी रह गया यार, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करना जरूर इसको भी ट्राई। 31। चलिए तो होमवर्क में मैंने आपको दे ही दिया है ब्रेन टीजर्स एज वेल एज क्लास के सारे क्वेश्चंस रीडू प्लस होमवर्क क्वेश्चंस। और कल के लेक्चर में अब क्या होगा तुम जानते ही हो, होमवर्क डिस्कशन एंड साथ में एडवांस के पीवाईक्यूज, काफी सारे पीवाईक्यूज हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। मजा आएगा क्योंकि फिर तुम्हें लगेगा जिस लेवल का पीएनसी मैंने तुम्हें करा दिया है और जो एडवांस में पूछा गया उसमें बहुत गैप है, ठीक है। तो इसीलिए करवाया ताकि तुम कंफर्टेबल हो जाओ बेटा उस चीज में। फिर इस लेवल पे थिंकिंग अगर तुम्हारी आ गई तो इस लेवल के लिए तुम कंफर्टेबल हो जाओगे एडवांस में, क्योंकि वहां और भी प्रेशर होगा, टाइम का प्रेशर, एडवांस का पेपर है, एक दिन वो है प्रेशर, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए पेपर के लेवल का प्रेशर हमारे को कम से कम रखना है वहां पे। चलिए तो इसके साथ आज का लेक्चर हुआ समाप्त। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया आज का सेशन। थोड़े क्वेश्चंस बीच बीच में डिफिकल्ट ज्यादा थे, अगर आपको एक दो वो क्वेश्चन नहीं समझ आए या फिर आप थ्योरी में उस वजह से लैक कर रहे हैं इसलिए समझ नहीं आए, तो पहले बेटा वो थ्योरी पढ़िएगा, फिर आपको वो समझ आ जाएंगे, क्योंकि बाकी लोगों को भी वो समझ आ गए हैं। मैंने यही सोच के पढ़ा है कि भाई तुमने बेसिक्स पढ़े हुए हैं तभी वो तुम्हें आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच बच्चों, मुलाकात होगी कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।